नमस्कार, मैं निशांत कुमार। स्वागत है आप सभी प्यारे बच्चे को आपके अपने परिवार विहार बोर्डवाला में। तो कहते हैं आप सभी प्यारे बच्चों एक बार कमेंट सेक्शन में बताइए और उसके बाद हम लोग आज के इस सेशन को शुरुआत करेंगे। तो जितने भी मेरे प्यारे प्यारे बच्चे जो मुझे अभी यहाँ पर देख पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं, प्लीज़ एक बार कमेंट सेक्शन में बताइए कि आप सभी कहते हैं। उसके बाद हम लोग आज के इस सेशन को शुरू करेंगे प्यारे बच्चों, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि ये आप लोग का आज जो है आपके लाइफ के क्लास 12th के केमिस्ट्री का प्यारे बच्चों आज जितने भी सेशन होने वाली है, 2 सेशन 3 सेशन या फिर कल सुबह में जितने भी सेशन होगी प्यारे बच्चों, सारे के सारे सेशन आपके क्या होने वाले हैं। तो प्यारे बच्चों अब आपके लाइफ का आखिरी क्लास 12th के सेशन होने वाला है। मैं नहीं चाहता हूं, मेरा ये भगवान से भी मैं ये कहता हूं कि आप लोग को दोबारा पढ़ने का मौका भी ना मिले। आराम से एक ही बार में बेटा तहलका मचा दो, तहलका काट दो। लेकिन सबसे पहले तो एक बार कमेंट सेक्शन में ये बता दो मालिक कि आप लोगों का पेपर कैसा जा रहा है। जल्दी से एक बार कमेंट सेक्शन में बताइए कि आप सभी प्यारे प्यारे बच्चों का पेपर कैसा जा रहा है। एक बार कमेंट सेक्शन में होना चाहिए, है ना। उसके बाद तो केमिस्ट्री में एकदम काट देंगे, धुआं धुआं करेंगे। लेकिन पहले बताओ यार, केमिस्ट्री में तो एकदम गर्दा गर्दा उड़ने वाला है, एकदम तहलका मचाएंगे, है ना। लेकिन जितने भी मेरे प्यारे बच्चे हैं एक बार कमेंट सेक्शन में पहले ये बताइए कि आपके आज इंग्लिश की पेपर थी, कैसी रही पेपर प्यारे बच्चों। अगर पेपर बढ़िया गई होगी तो फिर समझ लो यार कि केमिस्ट्री में भी एकदम तगड़ा लेवल की पेपर जाने वाली है, कहीं से कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होने वाला है। तो एक बार कमेंट सेक्शन में बताइए, सभी लोग बताइए बेटा। बहुत अच्छा सर, बहुत मजा आ गया, थैंक यू थैंक यू। सुपर्ब सर, ओ वेरी गुड। होना ही था बेटा एकदम से। पढ़ा कौन रहे थे आपको पता ही है, इंग्लिश के धुरंधर आपको पढ़ा रहे थे। अब इसी प्रकार से पारी है प्यारे बच्चों केमिस्ट्री की। केमिस्ट्री में भी इसी प्रकार से प्यारे बच्चों क्वेश्चन में क्या करने वाले हैं, तहलका काटने वाले हैं। लेकिन बस इतना ही ध्यान रखिएगा कि जितने सेशन मैं करवा रहा हूं सारे के सारे सेशन आप आंख मूंद करके बेटा कर लो और उसके बाद आराम से जाओ पेपर में। आप जब देखोगे ना तो आपको लगेगा कि सारे के सारे क्वेश्चन यहीं से सेट किए गए हैं। मतलब मैं नहीं किया करूंगा, बट कोई और करेंगे, बट क्वेश्चन बेटा आपको लगेगा कि सारे के सारे क्वेश्चन करवाए हुए हैं। डिक्टो कॉपी आपको देखने के लिए मिलेगा। बस फर्क इतना ही है कि आपको प्यारे बच्चों पूरी की पूरी अपने दम लगा देना है। जितने भी मैं सेशन करवाता हूं एकदम दिल खोल करके सेशन को करो, कहीं से कोई कंप्रोमाइज मत कर लेना, ठीक है। आइए एक बार आप सेशन को प्यारे बच्चों शेयर करिए अपने दोस्तों में, है ना। और जितने भी बच्चे लाइक्स नहीं किए एक बार लाइक कर दीजिए और उसके बाद आज के सेशन को हम लोग शुरुआत करते हैं। मजा आ जाएगा प्यारे बच्चों पढ़ करके। तो एक बार हो जाए बेटा, यहां पर हो जाए एकदम पूरी तरीके से बेटा, जबरदस्त शेयर करो बेटा। केमिस्ट्री में तहलका मचा देना है और ये डिपेंड करता है आपके प्यारे बच्चों फोकस पर, आपके कंसंट्रेशन पर डिपेंड करता है कि आप कितने कंसंट्रेट होकर के आज की क्लास में पढ़ रहे हो, कितना आपका यहां पर कंसंट्रेशन है, इन बातों पर डिपेंड करता है। तो प्यारे बच्चों आज की क्लास को आप लोग फटाक से एक बार जल्दी से फटाफट जो है एक बार लाइक करिए और शेयर कर दीजिए प्यारे बच्चों। उसके बाद आज की क्लास को शुरू करिए प्यारे बच्चों। मस्त मजा आएगा आपको कल की क्लास। आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं होगा, इतना आप समझ लो। बिल्कुल भी किसी भी प्रकार का कोई टेंशन होने वाला नहीं है। मस्त आप लिख करके आओगे। चलिए शुरू करते हैं आज के इस सेशन को। आज में प्यारे बच्चों आज के इस क्वेश्चंस को फटाफट जवाब देते चलिएगा। कमेंट सेक्शन में भी कोई कंप्रोमाइज मत करिएगा प्यारे बच्चों, ठीक है। मैं हिंट देते चलूंगा थोड़ा बहुत इंग्लिश में भी आपको, है ना जी। आइए देखते हैं प्यारे बच्चों यहां पर सबसे पहला सवाल है कि NaCl में बेटा जी यहां पर बताइएगा, NaCl जो है NaCl के रवा में Na प्लस कितने Cl माइनस आयन से घिरे हुए रहते हैं। NaCl के रवा में एक Na प्लस जो है कितने Cl माइनस रवा से घिरे होते हैं मेरे प्यारे बच्चों। ये चीज एक बार कमेंट सेक्शन में बताइएगा, ठीक है। तो इसका जवाब होगा गुरुदेव कि ये इसका जवाब होगा कि ये 6 से घिरा हुआ रहता है। प्यारे बच्चों गलती मत करना, है ना, ध्यान रखना। अगर मैं आपको सवाल कहूं कि भाई साहब मुझे ये बता दो कि Na2O में सोडियम की समन्वय संख्या कितनी होती है, क्या जवाब दोगे। Na2O में प्यारे बच्चों Na2O में सोडियम की समन्वय संख्या कितनी होती है ये बताओ आप। Na2O में प्यारे बच्चों Na2O में सोडियम की समन्वय संख्या कितनी होते हैं मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, जरा इसको बता दो एक बार आप लोग, ठीक है। तो इसकी समन्वय संख्या प्यारे बच्चों 4 होते हैं। Na2O में सोडियम की समन्वय संख्या 4 होते हैं। अगला सवाल देखो प्यारे बच्चों, कहते हैं कि एक दिया सलाई की ज्यामिति कैसी होती है, जरा बताइए। एक अगर कोई दिया सलाई है, जो दिया सलाई होता है प्यारे बच्चों उसकी ज्यामिति कैसी होती है, उसकी ज्योमेट्री कैसी होती है प्यारे बच्चों, इसके बारे में आपको बताना है। तो इसकी जो ज्यामिति होती है, इसकी जो स्ट्रक्चर होते हैं प्यारे बच्चों, है ना, ज्योमेट्री जो होती है वो होती है आपका ऑर्थोरोम्बिक होता है। क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, ऑर्थोरोम्बिक होता है ना। अगला सवाल पर प्यारे बच्चों मूव करते हैं कि अगला सवाल आपका यहां पर क्या है। अगला सवाल कहते हैं कि n गोलों से सीमित वाली पैकिंग में अष्टफलक रिक्तियों की संख्या कितनी होती है। n गोलों सीमित पैकिंग में प्यारे बच्चों अष्टफलक रिक्ति की संख्या कितनी होती है ये आपसे पूछा जा रहा है। तो इसमें अष्टफलक रिक्ति की संख्या के बारे में अगर मैं बात करूं प्यारे बच्चों तो क्या होने वाला है बताओ जल्दी से एक बार कमेंट सेक्शन में। अष्टफलक रिक्ति की संख्या कितना होने वाला है, वेरी गुड, n आ रहा है जवाब। सभी बच्चे का सही जवाब आ रहा है। इसी प्रकार से बेटा मैं अगले सवाल की तरफ आपको मूव करवाता हूं, देखना कि आपका अगला सवाल यहां पर क्या है। मेरे प्यारे बच्चों कहता है कि किस प्रकार के दोष में घनत्व में कमी आ जाती है। ऐसे कौन से प्यारे बच्चों क्रिस्टल के घनत्व है या दोष है जिस दोष के कारण क्रिस्टल के घनत्व में यानी कि डेंसिटी में मेरे प्यारे प्यारे बच्चों कमी आती है। ये चीज
आपको यहां पर बताना है। बताइए क्या होगा जवाब? तो यहां पर हो जाएगा फ्रैंकियल दोष में बेटा क्या होता है? कमी आ जाता है। अगला सवाल कहता है कि निम्नलिखित में कौन आदर्श विलेन बनाता है? इसमें से प्यारे बच्चों कौन ऐसा आपको विलेन दिख रहा है जो आदर्श विलेन बनाता है, यानी कि आइडियल सॉल्यूशन बनाता है मेरे प्यारे बच्चों, ये आपको बताना है। इसमें से कौन आइडियल सॉल्यूशन बनाता है, कौन आदर्श विलेन बनाता है मेरे प्यारे बच्चों, ये बताए। आइडियल सॉल्यूशन, इंग्लिश में आइडियल सॉल्यूशन ही कहते हैं मेरे बेटा जी, ध्यान रखिएगा। क्या कहते हैं? आइडियल सॉल्यूशन ही कहते हैं। तो ये आपका यहां पर क्या है? तो ये है C6H6 और क्या है? C6H5CH3 है मेरे बेटा जी, इस पर आप ध्यान देना, ठीक है। अब बढ़ो आगे। अगला सवाल है प्यारे बच्चों यहां पर कि इसमें H3PO4 विलेन की सामान्यता क्या होती है? जब आप इसको सामान्यता को आप सॉल्व करोगे मेरे प्यारे बच्चों, तो सामान्यता इसका कितना कैलकुलेट होकर के आने वाला है? तो इसकी जो सामान्यता है वो आपका यहां पर आएगा 0.3n आने वाला है। क्या हो गया बेटा? तो 0.3n होगा, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, किसी तनु घोल का अनुसंख्यिक गुणधर्म निर्भर करता है। बताइए, किसी तनु घोल का अनुसंख्यिक गुणधर्म प्यारे बच्चों किस पर निर्भर करता है? किस चीज पर जो है किसी विलेन का कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज डिपेंड करता है? ये चीज आपको बताना है, ठीक है जी। जी बताइए। तो अनुसंख्यिकीय गुणधर्म निर्भर करता है प्यारे बच्चों क्या? तो घुल्ले के अणुओं की संख्या पर, यानी कि विल्ले के अणुओं से की संख्या पर प्यारे बच्चों यहां पर डिपेंड करता है। अगले सवाल पर देखो बेटा कि आपका अगला सवाल क्या है। कहता है 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर किसका प्रसारणी दाब सबसे अधिक होगा, यानी किसका ऑस्मोटिक प्रेशर जो है प्यारे बच्चों वो सबसे ज्यादा होने वाला है, ये बताइएगा बेटा जी। किसका ऑस्मोटिक प्रेशर सबसे ज्यादा होगा? तो ध्यान रखिएगा बेटा यहां पर कि CaCl2 का जो वानठफ गुणक है वो 3 है, इसलिए इसका वानठफ क्या होगा? प्रसारणी दाब जो होगा वो सबसे ज्यादा होने वाला है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला सवाल है कि एक फैराडे की विद्युत धारा को किसी अम्ल को तनु घोल से प्रवाहित करने पर एसटीपी पर हाइड्रोजन गैस का आयतन मुक्त होता है। एसटीपी पर हाइड्रोजन गैस का कितना आयतन मुक्त होता है, ये चीज आपको कमेंट सेक्शन में बताना है प्यारे बच्चों। जरा बताइए यहां पर कितना आयतन मुक्त होता है एसटीपी पर, ये चीज आपको प्यारे बच्चों यहां पर क्या करना है? कमेंट सेक्शन में बताना है, ठीक है। बताइए यहां पर कितना होगा? 1120 कह रहे हैं, सही कह रहे हैं बेटा। यहां पर क्या कह रहे हैं? 1120 कह रहे हैं आप, राइट सही कह रहे हो बेटा। यहां पर क्या है? 1120 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो क्या कहता है कि तनुता बढ़ाने पर किसी विद्युत अपघट्य घोल का मोलर चालकता क्या होता है? अगर आप तनुता बढ़ाते हैं तो किसी घोल के मोलर वैद्युत अपघट्य की चालकता में क्या देखने के लिए मिलता है प्यारे बच्चों? तो उसका मोलर वैद्युत चालकता क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। और इसी प्रकार से प्यारे बच्चों अगला सवाल कहता है कि एक इलेक्ट्रोड का मानक ऑक्सीकरण विभव अगर 0 पॉइंट में +763 वोल्ट है तो इसका ऑक्सीकरण विभव कितना, सॉरी अवकरण विभव कितना होगा? तो साइन को बदल दीजिए बेटा, चिन्ह को बदल दीजिए, चिन्ह को परिवर्तित कर दीजिए और कुछ नहीं करना है, सिर्फ चिन्ह को परिवर्तित कर दीजिए। तो चिन्ह में प्यारे बच्चों यहां पर क्या लगाना है? माइनस में, यहां पर प्लस है तो यहां पर माइनस कर दीजिए, माइनस में 0.763 कर दो आप। बस साइन को बदल देना है, सिर्फ इतना ही ध्यान रखो। क्या करना है? साइन को बदलना है, साइन को बदलना है मेरे प्यारे बच्चों। साइन को सिर्फ बदल दो और कुछ नहीं करना है आपको, ठीक है जी। अब चलो बेटा अगला सवाल कहता है कि अगर NaCl का अनंत मोलर चालकता लिखना होगा तो आप कैसे लिखोगे? अगर NaCl का अनंत मोलर चालकता लिखना हो कैसे लिखोगे बताओ जल्दी। तो NaCl का प्यारे बच्चों यहां पर होगा लेमडा Na प्लस में लेमडा Cl माइनस। ऑप्शन नंबर क्या होगा मेरे प्यारे प्यारे बच्चों? ऑप्शन नंबर यहां पर सी होने वाला है बेटा, ठीक है। जितना भी बेटा क्वेश्चंस मैं करवा रहा हूं है ना, आप आराम से कर लो, इत्मीनान से करो बेटा। किसी भी प्रकार का कोई भी इधर उधर की बातें मत करो, एकदम पूरा कॉन्सेंट्रेट होकर के रहो। आपको पूरा जो है एग्जाम में क्वेश्चंस देखने के लिए मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं होगा आपका, ठीक है। ठीक है शिवम भाई, मैं देख लूंगा लास्ट में, अभी आप आराम से पढ़ लो, ठीक है जी। अगला सवाल कहता है कि निम्नलिखित में कौन द्वितीयक सेल है? बताइए इसमें से सेकेंडरी सेल कौन है मेरे प्यारे बच्चों, ये आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। इसमें से सेकेंडरी सेल कौन है जरा बताइएगा। तो प्यारे बच्चों इसमें जो सेकेंडरी सेल है वो है लीड स्टोरेज बैटरी, यानी कि लीड संचायक सेल। ऑप्शन नंबर क्या है आपका? ऑप्शन नंबर बी है। और कहता है किसी अभिक्रिया का वेग स्थिरांक निर्भर करता है। किसी अभिक्रिया का वेग स्थिरांक किस बात पर निर्भर करता है जरा बताइएगा, ठीक है। किसी अभिक्रिया का वेग स्थिरांक किस पर निर्भर करता है? तो किसी अभिक्रिया का जो वेग स्थिरांक है प्यारे बच्चों वो निर्भर करता है यहां पर किस पर? ताप पर, मात्रा पर, भार पर, समय पर। तो किस पर बेटा यहां पर? तो यहां पर आपका डिपेंड करता है ताप पर डिपेंड करता है, ठीक है जी। अगला सवाल है कि प्रथम कोटि अभिक्रिया के वेग स्थिरांक का सांद्रण इकाई क्या होता है? अगर कोई फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, अगर कोई प्रथम कोटि अभिक्रिया है तो उस प्रथम कोटि अभिक्रिया का मात्रक क्या होता है प्यारे बच्चों? उस प्रथम कोटि अभिक्रिया का यूनिट क्या होता है? उस यूनिट के बारे में प्यारे बच्चों आपको बताना है, ठीक है। तो बताओ प्रथम कोटि अभिक्रिया का यूनिट क्या होगा? तो प्रथम कोटि अभिक्रिया का जो यूनिट होगा प्यारे बच्चों वो आपका होने वाला है समय इनवर्स। याद रखिएगा, शून्य कोटि अभिक्रिया, प्रथम कोटि अभिक्रिया और द्वितीय कोटि अभिक्रिया, इन तीन में से एक क्वेश्चन जरूर आपसे बोर्ड एग्जाम में पूछेगा, है ना, देख लीजिएगा आप। फाइनल बोर्ड एग्जाम में प्यारे बच्चों, फाइनल बोर्ड एग्जाम क्या, कल के क्लास में आपको यह सवाल देखने के लिए मिल सकता है, याद रखिएगा।
अगला सवाल कहता है कि अगर अभिकारक देखिएगा कि आंशिक आराम क्या बेटा प्रारंभिक सांद्रण को दुगना कर दिया जाता है तो अभिक्रिया का अर्ध आयु भी दुगना हो जाता है, ये किस कोटि की अभिक्रिया होगी? अगर प्रारंभिक सांद्रता को दुगना करते हैं तो अर्ध आयु भी दुगना हो जाता है, ये किस कोटि की अभिक्रिया है? ये प्रथम कोटि की अभिक्रिया है, शून्य कोटि की अभिक्रिया है, या द्वितीय कोटि की अभिक्रिया है? ये किस कोटि की अभिक्रिया है मेरे प्यारे बच्चों, ये बताइएगा। ठीक है, तो ये है आपका यहां पर देखिएगा शून्य कोटि की अभिक्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन कहते हैं प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए इसमें से कौन सा सही है, जरा बताइए। प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए प्यारे बच्चों इसमें से क्या समस्या, कौन सा सही है ना? टी समानुपाती 1/a हो जाएगा। टी समानुपाती क्या होने वाला है बताइए बेटा यहां पर, तो टी समानुपाती यहां पर क्या हो जाएगा आपका, क्या है ना, प्रथम कोटि, तो यहां पर हो जाएगा a के पावर 0 के बराबर, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा यहां पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा, कहता है जिसमें कोई पदार्थ अधिशोषण, क्या लिखा है, जिसमें कोई पदार्थ अधिशोषण होता है वह घटना क्या कहलाती है? जिसमें कोई पदार्थ अधिशोषण होता है प्यारे बच्चों वह घटना क्या कहलाती है? तो ध्यान रखिएगा कि अधिशोषण वह घटना है जिसमें कोई पदार्थ क्या होते हैं, दूसरे की पदार्थ के सतह पर क्या हो जाते हैं, जमा हो जाते हैं, यानी कि एकत्रित हो जाते हैं। ऑप्शन नंबर क्या होंगे, तो ऑप्शन नंबर आपके ए होने वाले हैं। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना बेटा, कहता है कि उत्प्रेरक वह पदार्थ है जो क्या करता है, जरा बताइए। उत्प्रेरक यानी कि कैटालिस्ट जो है एक ऐसे पदार्थ है जो क्या करता है, जरा बताइएगा। तो कैटालिस्ट यानी कि उत्प्रेरक एक ऐसा पदार्थ है मेरे प्यारे बच्चों जो क्या करता है, तो जो प्रतिफल के समय क्या सांद्रण को बढ़ाता है, अभिक्रिया के समय स्थिरांक को बदल देता है, साम्य अवस्था प्राप्त करने के समय को क्या कर देता है, घटा देता है। ऑप्शन नंबर क्या होने वाला है, सी होने वाला है। अब अगले प्रश्न पर चलो बेटा, अगला सवाल क्या है देखना कि लायोफिलिक कोलाइड का अस्थायित्व का कारण क्या होता है। अगर कोई लायोफिलिक कोलाइड है तो उसके अस्थायित्व का कारण क्या होता है प्यारे बच्चों, जरा बताइए। तो लायोफिलिक कोलाइड के जो क्या होते हैं प्यारे बच्चों, स्कंदन होते हैं, उनके अस्थायित्व का जो सबसे बड़ा रीजन होता है प्यारे बच्चों वो होता है आपका यहां पर क्या, तो ये होता है आपका कणों का आवेशित होना, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर प्यारे बच्चों वी होने वाला है। ठीक है जी बेटा, पूरा जोश के साथ तैयार रहो है ना कल के लिए, जोश में कभी कोई कमी नहीं होना चाहिए। ठीक है सर, हाजीपुर आइएगा बेटा, हाजीपुर तो मैं 2 दिन गया हूं। ठीक है, हाजीपुर तो मैं 2 दिन गया हूं। अब आओ बेटा, यहां पर क्या है कि गोल्ड संख्या जुड़ा हुआ होता है। गोल्ड संख्या प्यारे बच्चों किससे जुड़ा हुआ है, जरा बताओ आप यहाँ पर, गोल्ड नंबर किससे जुड़ा हुआ है, तो ये जुड़ा होता है बेटा लायोफोबिक कोलाइड से। किसे, लायोफोबिक कोलाइड से गोल्ड नंबर जुड़े हुए होते हैं। लायोफोबिक जो है गोल्ड नंबर प्यारे बच्चों लायोफोबिक कोलाइड से जुड़े हुए रहते हैं। नेक्स्ट है कि सल्फाइड एस्को को प्रायः सांद्रित किया जाता है। जो सल्फाइड एस्क होते हैं प्यारे बच्चों उसको हम लोग जनरली किससे सांद्रित करते हैं मेरे प्यारे बच्चों, जरा बताइएगा। तो जो सल्फाइड एस्क है ना, ध्यान रखिएगा बेटा, जो सल्फाइड एस्क है उस सल्फाइड एस्क को हम लोग सांद्रित करते हैं किससे, देखिएगा, तो हम लोग सांद्रित करते हैं फेन उत्प्लवन विधि से बेटा जी। ठीक है, नेक्स्ट कहता है कि निम्नलिखित में किस धातु का निष्कर्षण जटिल निर्माण विधि के द्वारा होता है। आप लोग बताओ बेटा, इतना क्वेश्चंस करवाया हूं आपको, इसे इतना क्वेश्चन रिलेट करके करवाया हूं, जरा बताइएगा। कहता है कि निम्नलिखित में से किस धातु का निष्कर्षण जटिल निर्माण विधि द्वारा होता है। जटिल निर्माण विधि के द्वारा आप किस धातु का निष्कर्षण करते हैं, जरा ये बताइए। तो मेरे प्यारे बच्चों ध्यान से सुनना, इसका निष्कर्षण हम लोग करते हैं, ध्यान सुनो किससे, इसका निष्कर्षण करते हैं प्यारे बच्चों हम लोग एजी से। किसको, एजी को ना, और एयू को भी ध्यान रखिएगा, एजी और एयू दोनों को। अगला सवाल कहता है कि प्रक्षेत्र शोधन का उपयोग किया जाता है, किसके लिए किया जाता है प्यारे बच्चों, तो विश्व क्या है यहां पर, उच्च तापक्रम पर अत्यंत विशुद्ध धातु को प्राप्त करने के लिए, अत्यंत ही विशुद्ध धातु को प्राप्त करने के लिए हम लोग प्रक्षेत्र शोधन विधि का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी। नेक्स्ट कहता है लोहे के निष्कर्षण में जो धातु मल प्राप्त होते हैं उस धातु मल का नाम बताइए। बताओ बेटा, लोहे के निष्कर्षण में जो धातु मल प्राप्त होते हैं वो कौन से धातु मल है, जरा मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। तो बेटा वो है आपका यहां पर क्या, कैल्शियम सिलिकेट है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका यहां पर होने वाला है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर आओ प्यारे बच्चों की। अगला क्वेश्चन क्या है, कहते हैं नाइट्रोजन का निम्नलिखित में से कौन सा ऑक्साइड अनुचुंबकीय होता है। नाइट्रोजन का कौन सा ऑक्साइड जो है प्यारे बच्चों इसमें आपको अनुचुंबकीय नजर आ रहा है, NO2 जो है ये नाइट्रोजन का एक अनुचुंबकीय ऑक्साइड है। ठीक है बेटा, ये सब जो है ना बेटा आपको एग्जाम में काफी इंपॉर्टेंट सवाल है, आपको निश्चित रूप से देखने के लिए यहां से मिल सकता है आपके बोर्ड एग्जाम में। ठीक है, अब है फास्फोरस की ऑक्सीकरण अवस्थाएं होती है। जो फास्फोरस है इनकी ऑक्सीकरण अवस्थाएं कितनी होती है, अधिकतम ऑक्सीकरण ऑक्सीकरण अवस्था कितनी होती है प्यारे बच्चों, ये बताना है। तो इसकी -3 से लेकर के +5 तक होती है। और कहते हैं निम्नलिखित में से कौन से ऑक्साइड सबसे अधिक अम्लीय है, जरा बताइए। इसमें से कौन से ऑक्साइड मेरे प्यारे बच्चों सबसे अधिक अम्लीय है, ये बताइए। P2O5, N2O5, Sp2O5, AS2O5, कौन से ऑक्साइड सबसे अधिक अम्लीय है? तो ध्यान रखना बेटा, N2O5 जो है ये सबसे अधिक क्या है, अम्लीय है। सबसे अधिक अम्लीय है कौन, N2O5 है मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, अगले सवाल की तरफ मूव करूंगा प्यारे बच्चों। कहते हैं कि फॉर्मिक अम्ल जो है वो क्या है, सांद्र
फॉर्मिक अम्ल जो है प्यारे बच्चों वो क्या है, तो फॉर्मिक अम्ल जो है वो आपका सांद्र H2SO4 से क्रिया करके क्या बनाता है बताइए, सांद्र H2SO4 से क्रिया करके क्या बनाता है बताइए। फॉर्मिक अम्ल जो है सांद्र H2SO4 से क्रिया करके क्या बनाता है, तो फॉर्मिक अम्ल जो है प्यारे बच्चों सांद्र H2SO4 से क्रिया करके यहां पर क्या बना रहा है, तो उससे क्रिया करके कार्बन मोनोऑक्साइड बना रहा है बेटा। क्या बना रहा है, कार्बन मोनोऑक्साइड बना रहा है यहां पर। देखो बेटा, जो क्वेश्चन पर आपको थोड़ा सा डाउट लगता है ना, उसको माइंड में 2-3 बार क्या करो, रिवाइज करो, है ना। माइंड में 2-3 बार अपने आप में बेटा रिवाइज कर लो, ठीक है, 2-3 बार रिवाइज किया कर लो बेटा, ठीक है। नेक्स्ट है सल्फर के अणु होते हैं। सल्फर के अणु क्या होते हैं बेटा यहां पर, तो अष्ट आणविक होते हैं, यानी कि ये 8 अणु मिलकर के ऐसे बने होते हैं बेटा, ऐसे 8 ऐसे होते हैं ना, अष्ट आणविक होते हैं। सल्फर के अणु क्या होते हैं, अष्ट आणविक होते हैं। और इसी प्रकार से प्यारे बच्चों अगला सवाल आपका कहता है कि कॉपर का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है। प्यारे बच्चों कॉपर का, क्रोमियम का, है ना, Cu2+ का, Cu+ का, Sc का, Sc3+ का, इन सब का, Zn का, Zn2+ का, इन सब का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आप लोग जरूर कवर करके जाइएगा, ठीक है। कुछ किसी का भी पूछा जा सकता है या रिलेट करके। तो ये प्यारे बच्चों यहां पर क्या होने वाला है, ये आपका होने वाला है आर्गन 3D10 और क्या हो जाएगा यहां पर प्यारे बच्चों, तो 4s1 हो जाएगा, ठीक है। अब आपके हैं, देख लो भाई साहब, जरा मिल लो यहां पर, ऐसे ऐसे डांस कर रहे हैं उधर जाकर के, हम कहे भाई वैसे ऐसे डांस कर रहे हैं, इधर आ जाओ। भाई साहब पूरा का पूरा क्वेश्चन एकदम छप गया है। वो बच्चे, मैंने सबसे पहले यही बात पूछा कि भाई साहब बताओ इंग्लिश की क्लास कैसी गई। यार क्या जबरदस्त सर। आपको एक बात बताते हैं सर, बच्चा अभी यहाँ पे है सामने में, प्रूफ हो जाएगा, एकदम प्रूफ हो जाएगा कि एक भी ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा क्वेश्चन नहीं फंसा बच्चा बोलेगा। अब देखिए ना सर, सेम टू सेम उठा करके डाला है, तो ये आप ही का वो नाम सेम लगता है रात में क्वेश्चन बना है, सेम टू सेम उठा करके बना है। और सर देखिए प्रोज का समरी ध्यान से सुना बेटा, रात में प्रोज का समरी 4 गो दिए थे और हमेशा से देते हैं। अरे ये तो आज आप सुबह में बच्चों को बोल रहे थे आई हैव अ ड्रीम कंप्लीट कर लो। तो देखिए तो 4 गो दिए थे, तो उसमें से 3 गो आ गया, ठीक है। और यहाँ पर भी 4 गो दिए थे, तो इसमें से 2 गो आ गया, पोएट्री में भी 2 गो आ गया, प्रोज में भी 2 गो आ गया। अरे जल्दी से बोलो भाई साहब, कैसा पेपर क्या बताओ भाई, जल्दी बताओ, जल्दी एनालिसिस लेकर के आएंगे। एक्चुअली बात है ना कि निशान सर की क्लास है, बैक टू बैक अभी क्लास है इनकी क्लास को जितना हो पाए यार शेयर करते रहो खतरनाक लेवल पे, और इस क्लास को और ज्यादा ऐतिहासिक क्लास बनाना है यार, सच बता रहा हूँ। पता है यार 100% क्वेश्चन कर रहा मैच, खटाखट सर को बोलने में दिक्कत हो रहा है क्योंकि सर लगातार इतनी क्लासेस ली है, लेकिन मैं बोल देता हूँ इनके बदले में कि 100% क्वेश्चन मैच किया, 100% क्वेश्चन मैच किया था यार, पूरा 100% क्वेश्चन मैच करेगा यार केमिस्ट्री में, 100% मैच करेगा, 100%। उसमें क्या है यार, टोटल क्वेश्चन वहीं से देखने को मिलेगा यार, ऐसा थोड़ी है कि नहीं मिलेगा। और इसका एनालिसिस बस मैं कराऊंगा बेटा, मैं कराऊंगा, या मेरे पे ही विश्वास करना, मैं आके के बहुत जल्दी आपके सामने ये करवाने वाला हूँ, इसलिए टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। क्लास खत्म होने जो निशान सर की क्लास खत्म होगी, पट से मैं लाइव आ जाऊंगा बेटा। आप देखो ना, मैं देख लिया हूँ क्वेश्चन सर, अभी तुरंत आया हूँ सेंटर पर से, एक एक क्वेश्चन का मैं खट आंसर टिक करके रेडी कर लिया हूँ। अगर आपको दिख रहा होगा, एक एक क्वेश्चन का खट रेडी है बेटा। अब बस अब मचेगा तो हल्का यार, अब एग्जामिनेशन में तो 100 आउट ऑफ 100 आने से कोई नहीं रोक सकता यार, बात समझ में आया। बस आ जाओ अब इंग्लिश के लिए। देखिए सर, देखिए बच्चा लव यू बोल रहा है, बताइए सर आप बोले नहीं मिला है 1100 बच्चा। भाई साहब शेयर करो, दबा करके शेयर करो यार, बस खटाखट शेयर करते रहो। और ये दिमाग में डाल लो बेटा कि बस इंग्लिश तो हो गया और केमिस्ट्री भी आज होगा, और कल के पेपर में केमिस्ट्री भी पूरा यहीं से देखने को मिलेगा। कल देखिए, अब कल क्या देखिए, जितना पढ़ाएंगे उतना ही आएगा। अंशिका क्वेश्चन, अबे अंशिका नाम से भी क्वेश्चन आने वाला था, बट पता नहीं दिया यार, अंशिका में से रेट नहीं करा ना। हाँ, हमको लग रहा था कि वो नाम इसमें दे देगा, क्योंकि इतना बार डायरेक्ट बोर्ड ऑफिस से बात हुआ। ये बात नहीं बोलना है सर। ठीक है सर, ठीक है, एकदम पूरा मचा दिए। चलिए आइए देखिए बेटा, यहाँ पर बताओ क्या हो जाएगा। तो हाँ, यहाँ पर आपका आर्गन 3D क्या है 10 है, और यहाँ पर क्या होने वाला है 4s1 है, ठीक है बेटा। अपने को ज्यादा टाइम भी वेस्ट नहीं करना है क्योंकि समय अपने पास बहुत कम है ना, इसी समय में अपने को पूरा का पूरा कवर करना है। तो आइए देखते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है यहाँ पर, उसको हम लोग यहाँ पर कवर करते हैं, ठीक है जी। अब चलते बेटा, यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर ये कह रहा है कि लेंथेनाइड तत्वों का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है। तो जो लेंथेनाइड तत्व है, उस लेंथेनाइड तत्व का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है प्यारे बच्चों N-2 F1 से 14 तक NH2, और प्यारे बच्चों यहाँ पर क्या हो जाएगा D0 से 1 तक, और NH2 होने वाला है यहाँ पर आपका, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित में कौन एक्टेनाइड नहीं है, जरा आप ही लोग बताइए, इसमें से कौन आपको एक्टेनाइड नजर नहीं आ रहा है, कमेंट सेक्शन में प्यारे बच्चों एकदम भर दीजिए, इसमें से कौन एक्टेनाइड नहीं है। तो मेरे प्यारे बच्चों इसमें टर्बियम जो है, ये टर्बियम एक्टेनाइड्स नहीं है,
ध्यान रखिएगा, टर्बियम एक्टिनाइड्स नहीं है, ठीक है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं प्यारे बच्चों। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? अगला क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में कौन प्रतिचुंबकीय है, यानी कि कौन डाईमैग्नेटिक्स है, इस डाईमैग्नेटिक के बारे में बताना है। बताइए इसमें कौन प्रतिचुंबकीय है प्यारे बच्चों। तो आप जब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालिएगा ना, तो Sc3+ आपका क्या होगा, प्रतिचुंबकीय होगा। Fe2+ में कहता है अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होगी, निकाल करके बताइए जल्दी से। Fe2+ में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होने वाली है, ये जरा बताइएगा, ठीक है, जल्दी से बता दीजिए। Fe2+ में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जब लिखोगे ना बेटा, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या लिखाएगा, आर्गन होगा, और उसके बाद यहां पर क्या होगा बेटा, 4s0 हो जाएगा, और यहां पर होगा प्यारे बच्चों 3d6 होगा, यानी एक होगा अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, एक होने वाला। एक तो है ही नहीं, एक सेकंड Fe2+ है ना, 26 हो जाएगा, ठीक है, और 2 इलेक्ट्रॉन कम जाएगा, यानी कि यहां पर 4 हो जाएगा ना, 2 इलेक्ट्रॉन इधर हो गया 18, और यहां पर हो जाएगा प्यारे बच्चों क्या, तो यहां पर तो 6 आ रहा है, हाँ 6 तो है यहां पर, ये 6 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या पूछ रहा है ना बेटा, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना होगा। देखो बेटा अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या 1 2 4 होगा, 4 होगा। अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना होने वाला बेटा, 4 होने वाला है ना, 4 होगा बेटा, 4 होगा, गलती मत करना, 6 मत कर देना। काफी दिन के बाद केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो ऐसा नहीं कि माइंड में आ नहीं रहा। देखो बेटा अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना है, देखो यहां पर ये हो गया 1 2 3 4 5, 1 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन 3 इलेक्ट्रॉन 4 इलेक्ट्रॉन 5 इलेक्ट्रॉन, और ये 6 इलेक्ट्रॉन, तो ये तो युग्मित हो गया। तो अयुग्मित कितना बचा हुआ है, ये आपका प्यारे बच्चों क्या है, यहां पर अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है यहां पर, ठीक है। बाद बाकी प्यारे बच्चों शाम के 5 बजे में, हो सकता है 5 बजे से पहले भी स्टार्ट कर दूंगा क्लासेस, ध्यान रखना। तो उस क्लास में भी प्यारे बच्चों आपको पूरी तरीके से जुड़ करके क्लास को कवर करना है, क्योंकि उसी में प्यारे बच्चों और भी ऑब्जेक्टिव शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन जो है शाम के सेशन में ही करवाने वाला हूं, ठीक है। इसमें तो पूरी ऑब्जेक्टिव है, लेकिन शाम के सेशन में प्यारे बच्चों क्या होने वाला है, ऑब्जेक्टिव भी रहेगा, शॉर्ट क्वेश्चन भी रहेगा, लॉन्ग क्वेश्चन भी रहेगा, पूरा का पूरा रहने वाला है बेटा, ठीक है। तो शाम के सेशन को बिल्कुल भी मिस मत करना। नेक्स्ट है कि K3FeCN6 में Fe की ऑक्सीकरण संख्या कितना होता है बेटा, K4 है यहां पर, बताइए जल्दी से कैलकुलेट करिए। K4FeCN6 में Fe की ऑक्सीकरण संख्या क्या होता है, जल्दी बोलो। तो K4FeCN6 में जो Fe की ऑक्सीकरण संख्या है प्यारे बच्चों, वो कितना है, तो यहां पर हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा। कितना होगा बेटा, 2 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या है, ऑप्शन नंबर डी होने वाला है, ठीक है जी। सर दिमाग काम नहीं कर रहा है बेटा, गलत बात। सभी लिगेंड होते हैं, सभी लिगेंड क्या होते हैं प्यारे बच्चों, जरा बताइएगा। सभी लिगेंड होते हैं, सभी लिगेंड क्या होते हैं, लुईस अम्ल होते हैं, लुईस क्षार होते हैं। तो प्यारे बच्चों ये होते हैं लुईस भस्म, जिसको लुईस क्षार कहेंगे। जटिल आयन की संरचना है NiCN4 2- की संरचना कैसी होती है, जरा बताइए बेटा। NiCN4 2- की संरचना कैसी होती है मेरे प्यारे बच्चों, जरा बताओ यहां पर, ठीक है जी। NiCN2 4- की संरचना कैसी होती है, जरा ये बता दीजिए यहां पर। तो NiCN4 2- का प्यारे बच्चों यहां पर क्या होने वाला है, तो ऑप्शन नंबर बी चतुष्फलकीय होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है विटामिन B12 में रहता है प्यारे बच्चों, विटामिन B12 में कैसा रहता है, जरा बताओ। तो एक सेकंड बेटा, इसका वर्ग समतलीय होगा ना, इसका वर्ग समतलीय होगा, वर्ग समतलीय। नेक्स्ट कहता है कि यहां पर विटामिन B12 में रहता है, विटामिन B12 में प्यारे बच्चों क्या रहता है, कोबाल्ट रहता है। यहां पर विटामिन B12 में कौन है, विटामिन B12 में मेरे प्यारे बच्चों कोबाल्ट है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहते हैं निम्नलिखित में किसका द्विध्रुव आघूर्ण शून्य होता है मेरे प्यारे बच्चों, जरा ये बताइएगा। तो यहां पर देखो बेटा क्या है ना, तो यहां पर द्विध्रुव आघूर्ण CCl4 का क्या होता है, शून्य होता है। और निम्नलिखित में कौन जेम डाइहाइलाइड है, इसमें जेम डाइहाइलाइड कौन है, जरा ये बताइए। तो प्यारे बच्चों इसमें जेम डाइहाइलाइड की अगर मैं बात करूं तो वो आपका होगा CH2Br CH2Br, ये जेम डाइहाइलाइड है। निम्नलिखित में किससे क्लोरोफॉर्म बनाया जाता है, जरा बताइए। निम्नलिखित में से मतलब कि इनमें से किससे क्लोरोफॉर्म बनाया जा सकता है, बताइए किससे क्लोरोफॉर्म प्यारे बच्चों बनाया जा सकता है, जरा बताओ यहां पर किससे क्लोरोफॉर्म बनाया जा सकता है। तो प्रोपेन 2 ऑल से बेटा जी क्या होगा, क्लोरोफॉर्म बनाया जा सकता है। यानी कि ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी होने वाला है आपका, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी है बेटा, ठीक है। इतना दिन से बेटा आप लोग के साथ मेहनत की है ना, तो उस मेहनत का फल प्यारे बच्चों आपको कल ही देना है, कि हमने कितना आपके साथ संघर्ष करा है, आप मेरे साथ कितना स्ट्रगल किए हैं, उसका प्यारे बच्चों कल परिणाम है ना। पूरी शिद्दत से बेटा पढ़ो, अभी आज जितनी शिद्दत से पढ़ोगे कल आप उतना ही आराम से सुकून से प्यार से लिख पाओगे, ध्यान रखना इन बातों को, ठीक है। तो कभी भी प्यारे बच्चों आज की क्लास आपका पूरा डिसाइड करने वाला है कि आपका पेपर कैसे होने वाला है, ठीक है। इसके बाद वाले सेशन में शॉर्ट लॉन्ग और ऑब्जेक्टिव सारा करवाऊंगा। नेक्स्ट देखना कि एक एल्कील हैलाइड का उपयोग किसको बनाने में किया जाता है। तो एल्कील हैलाइड का उपयोग प्यारे बच्चों हम इन सभी को बनाने में करते हैं, मतलब कि इसमें बेटा एल्केन को बनाने में भी, एल्कीन बनाने में भी, एल्कोहल बनाने में भी, इनमें सभी में। तो प्यारे बच्चों सभी में बनाने में हम लोग क्या करते हैं, तो इन चीज का हम लोग क्या करते हैं,
उपयोग करते हैं और डी होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों की निम्नलिखित में से किसे सेकेंडरी अल्कोहल को निरूपित करता है, सॉरी सेकेंडरी अल्कोहल, हाँ सेकेंडरी यानी 2 डिग्री अल्कोहल को प्यारे बच्चों इसमें से कौन रिप्रेजेंट करता है? तो 2 डिग्री का प्यारे बच्चों OH जिस कार्बन से जुड़ा हुआ रहेगा उससे 2 कार्बन समूह यदि जुड़ जाए तो वो सेकेंडरी अल्कोहल होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट सवाल है यहां पर कि अनाज अल्कोहल हम लोग किसको कहते हैं जरा बताइए। अनाज अल्कोहल किसे कहा जाता है, कमेंट सेक्शन में बताइए। अनाज अल्कोहल हम लोग किसको कहते हैं बेटा? तो अनाज अल्कोहल जो है हम लोग कहते हैं किसको? तो हम लोग कहते हैं एथिल अल्कोहल को अनाज अल्कोहल कह देते हैं। ठीक है सर, केमिस्ट्री में डर लग रहा है बेटा, कैसी बात कर रहे हो, इतना मेहनत किए थे आज यही शब्द बोलने के लिए कि केमिस्ट्री में डर लग रहा है। और जब हम यहां पर खड़े हैं बेटा तो डरना नहीं है, जितना मैं करवा रहा हूं आप उतना करो, इत्मीनान से करो। आप ऐसे लगो मतलब कि पढ़ो बेटा जैसे कि माइंड में चीज की ना प्रिंटिंग हो रही है, ऐसे पढ़ो बेटा, अभी समय वही है। ठीक है अब जाकर के रटोगे नहीं होगा पाएगा बेटा, नहीं हो पाएगा। यहां पर जो मैं बोलूंगा आप मेरे साथ बोलोगे, कनेक्ट करोगे, वो सबसे बेहतरीन होने वाला है। समझ गए ना बेटा जी। अब आइए अगला सवाल की, अगला सवाल यहां पर क्या है कि गिरिनाड अभिकर्मक से अभिक्रिया कर निम्नलिखित में से कौन एल्कीन बना सकता है? इसमें से कौन जो है प्यारे बच्चों गिरिनाड अभिकर्मक से अभिक्रिया करके क्या कर सकता है? तो एल्केन बना सकता है ना, बना सकता है। तो वो आपका क्या है? तो वो आपका एथिल अल्कोहल है। इसी प्रकार से प्यारे बच्चों अगले सवाल की तरफ चलते हैं कि आपका अगला सवाल यहां पर क्या है, देखते हैं। ठीक है जी गुरुदेव। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं प्यारे बच्चों यहां पर। ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहां पर है कि अभिक्रिया, इस अभिक्रिया को क्या कहते हैं जरा बताइए बेटा। ये जो अभिक्रिया है ना, देखो यहां पर जैसे एसिड क्लोराइड हाइड्रोजन रहेगा, पैलेडियम बेरियम सल्फेट रहेगा, यहां पर सल्फर उत्प्रेरक विष के रूप में रहेगा, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे बेटा? इसको हम लोग कह देंगे कि ये रोजेनमुंड अभिक्रिया है। एल्डिहाइड के ऑक्सीकरण से क्या प्राप्त होता है बताइए? एल्डिहाइड के ऑक्सीकरण से क्या प्राप्त होता है जरा बताओ, है ना। एल्डिहाइड अगर कोई है तो उस एल्डिहाइड के ऑक्सीकरण से क्या प्राप्त होता है जरा बताइएगा। तो एल्डिहाइड के ऑक्सीकरण से प्यारे बच्चों प्राप्त होता है आपका यहां पर एक एसिड प्राप्त होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर यहां पर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी होने वाला है। अगला कॉलेज है, सॉरी अगला प्यारे बच्चों क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन केनिजारो अभिक्रिया नहीं देता है? इसमें से प्यारे बच्चों कौन है जो केनिजारो अभिक्रिया नहीं देता है, इसके बारे में आपको बताना है। बताइए कि इसमें कौन केनिजारो अभिक्रिया नहीं देता है। ठीक है ठीक है इसमें से कौन केनिजारो अभिक्रिया नहीं देता है? तो एसिटल्डिहाइड जो है ये केनिजारो अभिक्रिया नहीं देता है। याद रखना बेटा, माइंड में सेट कर लो अभी, है ना, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस पूछते हैं जनरली और बच्चे यहां पर क्या करते हैं, तो बच्चे यहां पर जो है परेशान होकर के छोड़ देते हैं ऐसे सवाल को। तो माइंड में अभी ही सेट कर लो कि किसको हम लोग क्या करते हैं यहां पर, तो केनिजारो अभिक्रिया नहीं देता है, तो ये आपका एसिटल्डिहाइड नहीं देता है। उसके बाद है यूरोट्रोपिन, निम्नलिखित में से किसकी अभिक्रिया कराने पर, अमोनिया से अभिक्रिया कराने पर बनता है? तो फॉर्मल्डिहाइड की अभिक्रिया अगर हम अमोनिया से करवा देते हैं तो यूरोट्रोपिन प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है बेटा? यूरोट्रोपिन प्राप्त होता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहां पर कि निम्नलिखित में कौन सा सूत्र ईस्टर को व्यक्त करता है? इसमें से प्यारे बच्चों ईस्टर को कौन व्यक्त करता है ये आपको बताना है। यानी कि ईस्टर का सूत्र प्यारे बच्चों कौन है? देखो आर सी डबल, देखो यहां पर आर है, यहां पर कार्बन डबल बॉन्ड ओ है, यहां पर प्यारे बच्चों ओ है और ये आर है, ये ईस्टर को व्यक्त करता है। यानी कि ऑप्शन नंबर क्या है? ऑप्शन नंबर प्यारे बच्चों बी है, बी। ऑप्शन नंबर क्या है? बी है, ये ईस्टर को व्यक्त करता है। ठीक है जी। अब अगला क्वेश्चन देखो बेटा, कहता है फॉर्मिक अम्ल एवं फॉर्मल्डिहाइड में निम्नलिखित में से किसके द्वारा विभेद किया जा सकता है? एकदम सिंपल, एकदम सिंपल बेटा। और डायरेक्ट ये सवाल पूछता है बोर्ड एग्जाम में, थोड़ा भी इधर उधर नहीं घुमाता है, सीधे ये सवाल पूछता है कि फॉर्मिक अम्ल एवं फॉर्मल्डिहाइड में निम्नलिखित में से किसके द्वारा अंतर स्पष्ट किया जाता है, ये जरा बताइएगा। ठीक है तो प्यारे बच्चों ये जो है ना आपका किया जाता है किससे? NaHCO3, यानी कि ऑप्शन नंबर डी सोडियम बाइकार्बोनेट के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट सवाल कहते हैं कि निम्नलिखित में कौन सबसे सबल अम्ल है? इसमें सबसे सबल अम्ल कौन है, यानी कि स्ट्रॉन्ग एसिड कौन है ये बताइए। तो सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड है प्यारे बच्चों Cl3CHO है, COOH है। निम्नलिखित में कौन सबसे सबल अवकारक है बेटा? इसमें सबसे सबल अवकारक कौन है? एथेनोइक अम्ल है यहां पर। ठीक है नेक्स्ट प्यारे बच्चों यहां पर आपका क्वेश्चन है, ठीक है नेक्स्ट इसमें से क्या है बेटा यहां पर? तो मेथेनोइक एसिड है, बेंजोइक एसिड है। तो मेथेनोइक एसिड जो है ये सबसे सबल और क्या है प्यारे बच्चों यहां पर? तो सबसे सबल अवकारक के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से, ध्यान दीजिएगा, निम्नलिखित में से किसके द्वारा कार्बोक्सिलिक अम्ल को सीधे प्राइमरी अल्कोहल में अवकृत किया जा सकता है? मतलब ऐसे किस अपचायक का प्रयोग करेंगे जिससे क्या होगा कि कार्बोक्सिलिक अम्ल जो है वो सीधे किस में अपचयित हो जाएगा? तो कार्बोक्सिलिक अम्ल प्यारे बच्चों वो सीधे अपचयित हो जाएगा आपका किसमें? सॉरी अल्कोहल में अपचयित हो जाएगा। तो ये आपका हो जाएगा लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, इसी के द्वारा यहां पर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सेकेंडरी एमीन है? सेकेंडरी एमीन में बेटा एक ही आर रहता है, ध्यान रखना। सेकेंडरी एमीन में एक ही क्या रहेगा? एक ही प्यार, सॉरी एक सेकेंडरी एमीन में क्या रहेगा बेटा? एक आपका क्या रहेगा? N, एक H रहेगा और एक क्या, दो R क्या रहेगा बेटा? आपका R रहेगा। तो यहां पर R और यहां पर ये NH और ये R, ऑप्शन नंबर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी होने वाला है।
इसी प्रकार से बढ़ो, अगला सवाल कहता है कि मेथिल आइसोसाइनाइड का अणुसूत्र क्या होता है, बताइए। मेथिल आइसोसाइनाइड का सूत्र क्या होता है, फॉर्मूला क्या होता है, ये बताइए। ठीक है, तो मेथिल आइसोसाइनाइड का फॉर्मूला होता है CH3CNO, जो है ये मेथिल आइसोसाइनाइड का फॉर्मूला होता है, समझ गए। अब आइए बेटा, अगला सवाल कहता है कि निम्नलिखित में किसके जलांशन से 1 डिग्री, मतलब कि प्यारे बच्चों प्राइमरी एमीन बनता है, किसके जलांशन से प्राइमरी एमीन बनता है, जरा बताओ बेटा, यहां पर है ना, किसके जलांशन से प्राइमरी एमीन बनता है। ठीक है, तो एल्कील आइसोसाइनाइड के जलांशन से क्या होता है, प्राइमरी एमीन, यानी कि 1 डिग्री एमीन बन जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा, कहते हैं कि एमीन में नाइट्रेशन क्या बेटा, नाइट्रोजन परमाणु का संकरण क्या होता है, बताइए। एमीन में नाइट्रोजन परमाणु का संकरण क्या होता है, बताओ बेटा। एमीन में नाइट्रोजन परमाणु का जो संकरण होता है वो होता है आपका यहां पर sp3 होता है। और नेक्स्ट कहते हैं बेटा, सुक्रोज का जलांशन, सुक्रोज के जलांशन प्राप्त होता है। सुक्रोज के जलांशन से क्या प्राप्त होता है, बताओ। सुक्रोज के जलांशन से क्या प्राप्त होता है, तो याद रखिएगा हमेशा, सुक्रोज के जलांशन से ग्लूकोज और फ्रक्टोज प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है, तो ग्लूकोज एवं फ्रक्टोज प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहते हैं कि एस्कॉर्बिक अम्ल है, एस्कॉर्बिक अम्ल इसमें से कौन है, बताइए। तो एस्कॉर्बिक अम्ल जो है प्यारे बच्चों, ये आपका यहां पर क्या है, एक विटामिन है, एक एंजाइम है, एक प्रोटीन है। तो प्यारे बच्चों ये जो है ना आपका एक विटामिन है, एस्कॉर्बिक अम्ल एक विटामिन है, ऑप्शन नंबर क्या है, ए हो जाएगा। और निम्नलिखित में कौन एक अनुवांशिक चरित्र को दर्शाता है, अनुवांशिक चरित्र को प्यारे बच्चों इसमें कौन दर्शाता है, बताइए। अनुवांशिक चरित्र को जो है दर्शाने वाला जो अवयव यहां पर है वो है डीएनए। डीएनए क्या करता है, अनुवांशिक चरित्र को दर्शाता है, मतलब हमारे जो गुण होता है उस गुण को अपने माता पिता में अगले बच्चे वाले गुण में क्या करते हैं, ट्रांसफर करते हैं, या फिर उसको कॉपी करके लेकर के जाते हैं। तो ये डीएनए का काम होता है। नेक्स्ट बेटा, साबुन क्या होते हैं, तो साबुन प्यारे बच्चों एक प्रकार के क्या है, वसा अम्ल के लवण होते हैं। और निम्नलिखित में कौन प्राकृतिक बहुलक है, जरा बताइए। इसमें प्राकृतिक बहुलक कौन है, तो इसमें जो प्राकृतिक बहुलक है वो आपका यहां पर प्रोटीन है। और सह बहुलक का उदाहरण है, इसमें सह बहुलक का उदाहरण कौन है, जरा ये बताइए बेटा। ठीक है, सह बहुलक का उदाहरण यहां पर क्या है, नाइलॉन 66। नाइलॉन 66 जो है ये सह बहुलक का उदाहरण है। बेटा यहां पर ध्यान देना कि ये जो अभी टाइम है ना, ये टाइम है आपका क्या, ये टाइम है कि ज्यादा से ज्यादा आप क्वेश्चन का प्रैक्टिस कर सको, जितना क्वेश्चन का प्रैक्टिस कर सको ये आपके लिए बहुत ही फायदेमंद होने वाला है। ठीक है, तो अभी प्रैक्टिस पर ध्यान दो। नेक्स्ट है बेटा यहां पर क्या कि संघनन बहुलीकरण का उत्पाद होता है। संघनन बहुलीकरण का उत्पाद इसमें से कौन है, जरा बताइए। संघनन बहुलीकरण का उत्पाद इसमें से कौन है, तो नाइलॉन 66 जो है ये संघनन बहुलीकरण का क्या है, यहां पर उत्पाद होने वाला है। और नेक्स्ट प्यारे बच्चों यहां पर क्या है, तो नेक्स्ट कहते हैं कि निम्नलिखित में किसका उपयोग एंटीपायरेटिक के रूप में होता है। प्यारे बच्चों एंटीपायरेटिक के रूप में हम लोग किसको यूज करते हैं, यानी कि किसको उपयोग करते हैं, ये बताइए। तो एंटीपायरेटिक के रूप में प्यारे बच्चों हम लोग यूज करते हैं किसको, बताइए। पैरासीटामोल को, क्लोरोक्विन को, किसको यूज हम लोग करते हैं, एंटीपायरेटिक के रूप में। ठीक है, तो पैरासीटामोल को हम लोग एंटीपायरेटिक के रूप में यूज करते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है टाइफाइड के इलाज में किस एंटीबायोटिक का उपयोग किया जाता है, तो टाइफाइड के इलाज में जो है प्यारे बच्चों हम लोग यूज करते हैं वो क्या है, क्लोरोएम्फेनिकोल है। और इसी प्रकार से बेटा नेक्स्ट क्या है देखना, यहां पर भोपाल हादसे में विषैली गैस जो निकली थी उसका सूत्र क्या है। जो भोपाल हादसा हुआ था, जो भोपाल में गैस लीकेज हुई थी, उसमें जो गैस निकली थी जिसकी वजह से बहुत सारे लोगों को परेशानी हुई थी, काफी नुकसान हुआ था, तो उस कौन सी गैस है, मिथाइल साइनाइड। मिथाइल साइनाइड है प्यारे बच्चों, है ना, यानी कि यहां पर CH3 और यहां पर क्या होगा आपका, तो यहां पर CNO होना चाहिए ना, वही है बेटा CNO है। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कहता है कि गैमेक्सिन है। गैमेक्सिन क्या है इसमें से, तो गैमेक्सिन जो है वो है बेंजीन हेक्साक्लोराइड को क्या कहते हैं, गैमेक्सिन कह देते हैं। बेंजीन हेक्साक्लोराइड को हम लोग क्या कहते हैं, गैमेक्सिन कहते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, अच्छा ये प्यारे बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन से यहां पर है, बताओ मूल क्रिस्टल तंत्र की संख्या कितनी होती है, जरा बताइए। मूल क्रिस्टल तंत्र की संख्या कितनी होती है, बोलो आप। मूल क्रिस्टल तंत्र की संख्या कितनी है प्यारे बच्चों, जरा यहां पर ये बताइएगा, है ना। मूल क्रिस्टल तंत्र की संख्या कितनी है, अब आपको ये बताना है यहां पर। ठीक है, तो मूल क्रिस्टल तंत्र की जो संख्या है ना वो आपका यहां पर क्या है बेटा, 7 है, 7 होता है। इस प्रकार के सवाल आपको जरूर बोर्ड एग्जाम में देखने के लिए मिलेगा, है ना। नेक्स्ट है कि यहां पर घनाकार संरचना में पिंड केंद्रित परमाणु की समन्वय संख्या कितनी होती है, यानी कि BCC की समन्वय संख्या कितनी होती है, ये आपसे पूछा जा रहा है, बताइए। BCC की समन्वय संख्या कितनी होती है, तो BCC की जो समन्वय संख्या प्यारे बच्चों वो आपका यहां पर 8 होता है। कितना है, तो BCC की समन्वय संख्या बेटा 8 होता है। और नेक्स्ट है कि घनाकार क्रिस्टल में ब्रेविस जालक की संख्या कितने होते हैं, घनाकार क्रिस्टल में ब्रेविस जालक की संख्या कितनी है, ये आपको पूछा जा रहा है, बताओ बेटा। घनाकार क्रिस्टल में ब्रेविस जालक की संख्या कितनी है, ये आप बता दो मालिक। ठीक है, मतलब जो क्यूबिकल शेप में होगा, तो क्यूबिकल शेप में प्यारे बच्चों 3 होता है ना। और ब्रेविस ने क्रिस्टल जालक के बारे में कब बताया था,
ये बता दो। और साथ में ये भी बताओ कि ब्रेवियस के द्वारा या ब्रेवियस के अकॉर्डिंग जो है क्रिस्टल जालक कितने प्रकार के होते हैं, ये भी बताओ। दोनों चीज बताओ, क्योंकि इसमें से कुछ भी रिलेट कर देता है क्वेश्चन को, कुछ भी कनेक्ट करके क्वेश्चन पूछ लेता है। ठीक है, तो बेटा देखो 1848 में ब्रेवियस ने क्रिस्टल जालक के बारे में बताया था, और इसके अकॉर्डिंग प्यारे बच्चों 14 प्रकार के क्रिस्टल तंत्र होते हैं। कितने प्रकार के? 14 प्रकार के क्रिस्टल तंत्र हो जाते हैं। और अगला सवाल कहते हैं प्यारे बच्चों की सदृश परमाणु वाले एक फलक केंद्रित घनाकार इकाई सेल में चतुष्फलक रिक्तियां की संख्या होती है। चतुष्फलक रिक्ति की संख्या कितनी होती है प्यारे बच्चों? तो चतुष्फलक रिक्ति की संख्या जो होती है वो यहां पर 8 होती है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किसका हिमांक अवनमन अधिकतम होगा, बताइए। इसमें से किसका हिमांक अवनमन अधिकतम होता है, ये बताओ। चलो जल्दी से बताओ, इसमें से किसका हिमांक अवनमन जो है वो अधिकतम है, यानी कि मैक्सिमम है, ये बताना है आपको। इसका हिमांक अवनमन अधिकतम है, तो K2SO4 का क्या है बेटा, यहां पर हिमांक अवनमन अधिकतम है। और अगला सवाल कहते हैं कि निम्नलिखित में कौन विलयन के अनुसंख्यक गुणधर्म का उदाहरण है। इसमें से प्यारे बच्चों विलयन के अनुसंख्यक गुणधर्म का उदाहरण इसमें से कौन है, ये बताओ। तो विलयन के अनुसंख्यक गुणधर्म का उदाहरण है प्यारे बच्चों क्वथनांक उन्नयन है। ये विलयन के क्या है, अनुसंख्यक गुणधर्म के उदाहरण है। ठीक है, और इसी प्रकार से अगर देखोगे बेटा तो कहते हैं 18 ग्राम ग्लूकोज को अगर किसी विलाय के 1000 ग्राम में उपस्थित है तो विलयन की मोललता क्या है। देखो बेटा, अगर न्यूमेरिकल पूछेगा, ऑब्जेक्टिव में हो सकता है 1-2 न्यूमेरिकल पूछेगा, तो उस न्यूमेरिकल का लेवल यही रहने वाला है। ऐसा नहीं है कि न्यूमेरिकल का लेवल इतना कर देगा कि आपसे बनबे नहीं करेगा, वो ऐसा कुछ नहीं रहने वाला है। न्यूमेरिकल का लेवल जब भी रहेगा, है ना, न्यूमेरिकल का लेवल प्यारे बच्चों जब भी रहेगा तो वो आपका इसी प्रकार से रहने वाला है। ठीक है, न्यूमेरिकल का लेवल इसी प्रकार से यहां पर रहने वाला है। तो यहां पर क्या होगा बेटा, ये हो जाएगा, इसको कैलकुलेट करेंगे, कितना आता है बताओ, कैलकुलेट करके कितना आ रहा है आंसर? 0.1 आ रहा है। चलो यार 0.1 आ रहा है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट कहते हैं कि 1 फैराडे बराबर होता है, 1 फैराडे प्यारे बच्चों यानी कि 1F जो होता है वो किसके बराबर होता है, ये कमेंट सेक्शन में बताना है आपको। ठीक है, 1 फैराडे होता है 96,500 कूलम के बराबर। ठीक है, कितना होता है बेटा, 96,500 कूलम के बराबर होता है। नहीं, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी है। इंग्लिश के टीचर बैठ करके कह रहा है कि 1 फैराडे होता है 1000 कूलम के बराबर होता है। एक बार हंस दीजिए तनी। आपके इंग्लिश के गुरुदेव यहीं पर बैठे हुए हैं। हमने कहा कि 1 फराडे कितने के बराबर होते हैं, कहते हैं 1000 के बराबर होते हैं, 1000 कुलम के बराबर। 1000 कुलम ऑप्शन भी नहीं है। ठीक है जी, बढ़ो आगे। देखो बेटा यहां पर तो ये हो जाएगा आपका यहां पर कितना, 96,500 कूलम। नेक्स्ट क्वेश्चन कहते हैं कि जलीय घोल में एक अणु जो होता है K4Fe6 के द्वारा कितने आयन बनाए जा सकते हैं, जरा बताइए। K4Fe6 बेटा कितने आयन बना सकते हैं? तो जो K4Fe6 है तो 4 गो पोटेशियम आयन हो गया, जो कि 4 गो ये बाहर है। देखो बेटा, तो 4 आयन तो ये बनाएगा जो ब्रैकेट के बाहर है, और एक बेटा ये जटिल आयन बनेगा, यानी एक सरल आयन, 4 सरल आयन और एक जटिल आयन। तो 4 सरल आयन और एक जटिल आयन मिलकर के कितने, 5 हो जाएंगे, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर क्या है, बी हो जाएगा। नेक्स्ट कहते हैं कि CH3COOH घोल का तुल्यांकी चलक तो प्यारे बच्चों 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर 80 दिया हुआ है, और अनंत क्या है बेटा, अनंत तनुता पर चलकता कितना दिया बेटा, 400 दिया हुआ है। तो इसका विखंडन का अंश कितना होगा, कुछ नहीं बेटा, यहां पर क्या करो आप, सिंपल आप यहां पर क्या कर दो, 80 बटा में क्या कर दो, 400 कर दो। इससे क्या होगा बेटा, ये कैंसिल हो जाएगा कितना बार में, 1 बटा में 5 बराबर में 0.2 के बराबर ये वैल्यू आ जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या होने वाला है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 0.2 आ रहा है, 0.2 आ रहा है ना, 0.5 करके गलती कर, देखो बेटा है ना, कहते हैं ना कि होश मत खो देना, जोश में होश मत खो देना, जोश में होश मत खो देना। ठीक है जी, बिल्कुल एक्सप्लेन करेंगे बेटा, है ना। ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करना अपने को, तो इन चीजों पर भी अपने को ध्यान रखना है कि आज की क्लास का जो है प्यारे बच्चों ये है रिवीजन क्लास, है ना। ज्यादा से ज्यादा जितना प्रैक्टिस करोगे आपके लिए एग्जाम में उतना ही आपको कंफर्ट करेगा ये। ठीक है,
तो इस पर भी ध्यान रखना है अपने को। नेक्स्ट कहता है कि कॉपर, जिंक, एजी और एफई के मानक अपकरण विभव का क्रम क्या है। इसमें प्यारे बच्चों मानक अपकरण विभव का क्रम आपसे पूछा जा रहा है, बताइए इसका मानक अपकरण विभव का क्रम क्या होगा। तो प्यारे बच्चों एजी होगा, और एजी के बाद क्या होगा सीयू, उसके बाद एफई यानी उसके बाद जेडन। ये एक अच्छा ऑर्डर को रिप्रेजेंट कर रहा है, एक सही ऑर्डर को क्या कर रहा है यहाँ पर ये रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी होगा। और नेक्स्ट सवाल कहता है कि निम्नलिखित में कौन द्वितीयक सेल है, यानी कि इसमें से कौन जो है बेटा वो एक सेकेंडरी सेल है। ये तो अभी आप थोड़ी देर पहले हम आपको करवाए हैं ना, लेड स्टोरेज बैटरी, ठीक है। ये बहुत कॉमन सवाल है पूछे जाने वाला चैप्टर 3 का, ठीक है। लेड स्टोरेज बैटरी है। और इसी प्रकार से प्यारे बच्चों नेक्स्ट सवाल क्या कहता है कि एबीसी तत्वों का मानक अपचयन विभव का मान क्रमशः क्या है। तो इतना वैल्यू दिया हुआ है, इसकी वैल्यू पर बेटा हमेशा ध्यान रखना कि माइनस में दिया हुआ है या प्लस में दिया हुआ है, ठीक है। तो यहां पर बेटा ये वैल्यू आपका क्या है, ए का वैल्यू है, ये बी का वैल्यू है और ये सी का वैल्यू है। तो क्या होगा देखो बेटा, तो V होगा, C होगा और A होगा। यहां पर कहीं दिख रहा है, ये देखो B C A। ऑप्शन नंबर क्या है बेटा, तो यहां पर ऑप्शन नंबर आपका D होगा। ऑप्शन नंबर प्यारे बच्चों क्या है, तो ऑप्शन नंबर आपका यहां पर D है। जी गुरुदेव, ऑप्शन नंबर यहां पर क्या होगा, D होने वाला है, ठीक है। अब बेटा अगला सवाल क्या है, जरा यहां पर देखना। अगला सवाल कहते हैं कि किस कोटि की अभिक्रिया के लिए अभिक्रिया के वेग एवं स्थिर वेग स्थिरांक की इकाई समान होता है। तो ये प्यारे बच्चों शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए ऐसा होता है। किसके लिए, शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए होता है, यानी कि जीरो ऑर्डर रिएक्शंस के लिए ऐसा होता है। नेक्स्ट है कि प्रथम कोटि अभिक्रिया के वेग स्थिरांक की इकाई होता है। प्रथम कोटि अभिक्रिया का वेग स्थिरांक का इकाई क्या होता है, या वेग स्थिरांक का यूनिट क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, ये पूछ रहा है। तो अभी थोड़ी देर पहले ही पूछे बताए हैं आपको, है ना, थोड़ी देर पहले आपको बताया, जरा बताइए क्या होगा, बताइए जरा। अभी तो थोड़ी देर पहले बताया है ना क्या होगा। तो प्रथम कोटि अभिक्रिया में सेकेंड समय इनवर्स होगा, थोड़ी देर पहले आपको बता करके आया है, समय इनवर्स होगा। अब बेटा यहां पर कहता है कि अभिक्रिया A प्लस B के लिए अभिक्रिया का वेग का निरूपण यहां पर निम्नलिखित में से किसके द्वारा होगा। किसके द्वारा प्यारे बच्चों अभिक्रिया के वेग का निरूपण होगा। तो ध्यान रखना, अभिक्रिया का वेग का निरूपण जो होगा ना बेटा, ये आपका माइनस DA अपन में DT इसके द्वारा भी हो सकता है, और प्लस में DB अपन में DT इसके द्वारा भी हो सकता है। यानी कि यहां पर दो ऑप्शन सही है, बट एग्जाम में आपको ऐसे देखने के लिए नहीं मिलेगा। यहां पर आपका ऑप्शन नंबर बी भी करेक्ट है, क्योंकि अभिकारक है तो माइनस लगा देंगे, और बी प्यारे बच्चों उत्पाद है तो इसमें क्या लगा देंगे, प्लस लगा देंगे। तो ये सब सही है आपका। नेक्स्ट कहते हैं कि निम्नलिखित में कौन सा कारक जो है अभिक्रिया के दर को क्या करता है, प्रभावित करता है। ऐसे कौन से फैक्टर है जो अभिक्रिया के दर को प्रभावित करता है। तो इनमें से सभी फैक्टर है जो अभिक्रिया के दर को क्या कर रहे हैं, यहां पर प्रभावित कर रहे हैं, अफेक्ट कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा यहां पर कि एंजाइम क्या है। तो एंजाइम जो है ये एक प्रकार का प्रोटीन होता है, या फिर एक प्रकार का आप गोलीय प्रोटीन कह सकते हो, यानी कि जैव उत्प्रेरक भी कह सकते हो, कहीं कहीं पर जैव उत्प्रेरक के भी लिखा हुआ रहेगा। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन टिंडल प्रभाव प्रदर्शित करता है, बताइए। विलयन प्रदर्शित करेगा, अवक्षेप करेगा, सॉल्व करेगा या वाष्प करेगा। इसमें से ऐसे कौन से अवयव है जो क्या यहां पर करता है प्यारे बच्चों, तो टिंडल प्रभाव को प्रदर्शित करता है, यानी कि टिंडल प्रभाव दिखाता है। तो ध्यान रखिएगा प्यारे बच्चों, यहां पर सॉल्व जो है ये क्या करता है, टिंडल प्रभाव को प्रदर्शित करता है। और अगला सवाल है कि दूध किसका उदाहरण है। प्यारे बच्चों दूध इसमें से किसका उदाहरण आपको नजर आ रहा है। तो ये पायस, यानी कि इंग्लिश में हम लोग क्या कहते हैं, इमल्सन कहते हैं। ये एक इमल्सन का उदाहरण है, यानी कि पायस का उदाहरण है बेटा, ठीक है। अगला सवाल कहते हैं कि भौतिक अधिशोषण में लगभग कितनी ऊर्जा उत्सर्जित होती है। जो भौतिक अधिशोषण है उस भौतिक अधिशोषण में लगभग कितने ऊर्जा उत्सर्जित होते हैं। तो याद रखिएगा बेटा, भौतिक अधिशोषण में 20 से 40 किलो जूल प्रति मोल ऊर्जा उत्सर्जित होती है, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या होने वाला है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। अगला सवाल है कि यहां पर एक अच्छा फास्फोरस पेंटाऑक्साइड है। फास्फोरस पेंटाऑक्साइड क्या है बेटा, अधिशोषक हो सकता है, अवशोषक हो सकता है, रंगनाशक हो सकता है, अवकारक हो सकता है, क्या हो सकता है, जरा बताओ, आप ही बताओ कि एक जो अच्छा फास्फोरस पेंटाऑक्साइड है, या फिर फास्फोरस पेंटाऑक्साइड जिसको बेटा हम लोग कहते हैं P2O5 कहते हैं, तो ये एक अच्छा क्या है, अधिशोषक है, अवशोषक है। तो ये एक आपका अवशोषक है। नेक्स्ट कहते हैं कि हेमेटाइट से लोहा प्राप्त करने में चूना पत्थर का उपयोग किस रूप में किया जाता है। जब हम लोग हेमेटाइट से, जो लोहा का प्रमुख अयस्क माना जाता है, उस हेमेटाइट से जब हम लोहे को निष्कर्षित करते हैं तो हम लोग किस प्रकार के, उसमें जो क्या है यहाँ पर द्रावक है ना, चूना पत्थर, उसको हम लोग किस रूप में यूज करते हैं, तो उसको हम लोग द्रावक के रूप में यूज करते हैं, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट कहते हैं कि निम्नलिखित में कौन धातु साइनाइड विधि के द्वारा प्राप्त किया जाता है। आप खुद बताओ बेटा, इसमें मैं कोई जवाब नहीं दूंगा। दो ऐसे मुख्य रूप से धातु है जिसको हम लोग साइनाइड विधि के द्वारा प्राप्त करते हैं, वह धातु कौन से हैं। जरूरी नहीं है कि इसका ऑप्शन देख करके ही बताएं, आप नॉर्मली भी बता सकते हो कि ऑप्शन क्या हो सकता है। यहां पर उस दो धातु का नाम बता दो। तो प्यारे बच्चों वो दो धातु जो है ना, एक तो सिल्वर है और एक प्यारे बच्चों गोल्ड है, इन दोनों को हम लोग यहां पर निष्कर्षित करते हैं। ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आओ बेटा, यहां पर कि गैलेना निम्नलिखित में से किस धातु का अयस्क है, जरा बताओ। तो गैलेना जो है वो आपका लेड का है ना। टीन किसका है बेटा, ये कैसिटराइट का है।
ये किसका है, तो ये यहाँ पर कैसिटराइट का है, ये कैसिटराइट का है। और यहाँ पर ये सब तो है ही नहीं बेटा, ठीक है। नेक्स्ट है कि सल्फाइड एस्को का सांद्रण किया जाता है। सल्फाइड एस्को को हम लोग सांद्रण किस विधि के द्वारा करते हैं, ये सवाल भी अभी थोड़ी देर पहले हम लोग करवाए किए हैं। सल्फाइड एस्को हम लोग किसके द्वारा सांद्रित करते हैं बेटा, है ना। अगर कोई क्वेश्चन रिपीट हो रहा है तो ये अच्छी है कि आपकी बात है कि आपके पास में दोबारा चांस मिल रहा है कि उस प्रकार के क्वेश्चन का जवाब देने का। तो आप जवाब दो बेटा कि यहां पर हम लोग किस विधि का प्रयोग करेंगे। याद रखिएगा, जब सांद्रण की बात आएगी ना तो हम लोग क्या करने वाले हैं, फेन प्लवन विधि का ही यूज करने वाले हैं। यानी कि यहां पर हो जाएगा फोर्थ फ्लोटेशन मेथड। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यहां पर क्लोरीन अमोनिया की अधिकता में अभिक्रिया करके बनाता है। क्लोरीन जो है वो अमोनिया की अधिकता में अभिक्रिया करके क्या बनाता है, तो ये बनाता है N2 सॉरी यहाँ पर N2 और NH4Cl बनाता है। ऑप्शन नंबर क्या है आपका, तो आपका यहाँ पर प्यारे बच्चों ये ऑप्शन नंबर सी है। क्या है, ऑप्शन नंबर सी है। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखोगे बेटा, कहते हैं कि निम्न में से किस में पी पाई डी पाई बॉन्ड पाया जाता है, तो SO3 2- में जो है पी पाई डी पाई बॉन्ड पाया जाता है। कभी कभी तत्वों का ऑप्शन दे देता है, तो अगर ऐसा पूछेगा कि निम्न में से किस तत्वों में पी पाई डी पाई बॉन्ड पाया जाता है, तो उसमें आप ध्यान रखिएगा फास्फोरस जवाब देना है। अगर आपको तत्व पूछे ना, आपसे अगर तत्व पूछे कि किस तत्व में पी पाई और डी पाई बॉन्ड पाया जाता है, तो आपको वहां पर जवाब देना पड़ेगा फास्फोरस जवाब देना पड़ेगा। क्या जवाब दोगे बेटा, फास्फोरस, फास्फोरस जवाब देना। ठीक है, क्या जवाब दोगे, फास्फोरस जवाब देना। ठीक है, अगला सवाल है कि वर्ग 16 के तत्वों को क्या कहा जाता है, बताओ। तो वर्ग 16 के तत्वों को तो हम लोग कहते हैं कैल्कोजन। अब मुझे यह बताओ कि वर्ग 15 के तत्वों को क्या कहते हैं, वर्ग 17 के तत्वों को क्या कहते हैं, और वर्ग 18 के तत्वों को क्या कहते हैं। ये सारे कमेंट सेक्शन में जवाब दो, क्योंकि सारे के बारे में रखना है। कुछ भी पूछा जा सकता है, जरूरी नहीं है कि यहां पर वर्ग 16 है तो वर्ग 16 ही पूछेगा। हो सकता है कि पूछे वर्ग 15 के तत्वों को क्या कहा जाता है, तो वर्ग 15 के तत्वों को निकोजन कहा जाता है। उसके बाद वर्ग 16 के तत्वों को हम लोग क्या कहते हैं, चलकोजन या कैल्कोजन कहते हैं। वर्ग 17 के तत्वों को हेलोजन कहते हैं। वर्ग 18 के तत्वों को हम लोग अक्रिय गैस या फिर क्या कहते हैं बेटा, अक्रिय गैस या फिर हम लोग क्या कहते हैं, उत्कृष्ट गैस या शून्य समूह के तत्व कह देते हैं। यानी कि आपका यहां पर ऑप्शन क्या हो जाएगा बेटा, तो ये तो ऑप्शन नंबर बी है, चलकोजन हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है कि प्रथम संक्रमण श्रेणी में उच्चतम ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करने वाला तत्व कौन है, तो ये आपका यहां पर मैग्नीज है। और कहते हैं निम्नलिखित में से किस तत्व में 4F ऊर्जा स्तर क्रमिक रूप से भरता है। इसमें जो प्यारे बच्चों, किसमें जो है ऊर्जा स्तर जो है क्रमिक रूप से भरता है, तो लेंथेनाइड में जो है ऊर्जा स्तर क्रमिक रूप से भरता है, यानी कि लगातार आपको देखने के लिए मिलेगा। कहते हैं कि K3CrC2O4 3 टाइम्स में क्रोमियम की समन्वय संख्या कितनी है, तो समन्वय संख्या बराबर फार्मूला होता है प्यारे बच्चों नंबर ऑफ लिगेंड, यानी नंबर ऑफ लिगेंड कितना है, 3 है, और गुने में दंतुरता, तो दंतुरता इसका 2 होता है, यानी 3 दूनी 6। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बेटा, तो ऑप्शन नंबर आपका यहां पर डी होने वाला है। ठीक है, ए कैसे बोल रहे हो भाई साहब, या 3 कैसे बोल रहे हैं, C2O4 ऑक्जेलेटो होता है और इसकी दंतुरता 2 होता है, तो 3 दूनी 6 होगा ना। हम बार बार कहते हैं कि जोश में होश मत खोइएगा। आप लोग कुछ बच्चे हैं जो जोश में होश खो रहे हैं, गलत है बेटा। ऐसे में तो फिर आप फेंका जाओगे ना, आता हुआ सवाल गलत कर दोगे फिर आप। ऐसे में तो आप आता हुआ सवाल गलत कर दोगे। निम्नलिखित में कौन अनुचुंबकीय है, इसमें से अनुचुंबकीय का मतलब होता है कि कौन जो है वो पारामैग्नेटिक है, ये बता दो आप। ठीक है, इसमें से कौन पारामैग्नेटिक है कि अनुचुंबकीय बेटा, तो देखो यहां पर आपके पास में है NiCl2 और NiCl2 ये 2 क्वेश्चन है बेटा, आप इसको इसमें से जवाब देना है। तो NiCl4 जो है ये आपके अनुचुंबकीय है और बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, ये है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जरा ध्यान रखना। ठीक है, ऐसे सवाल को जरूर ध्यान रखना। NiCl4 जो होता है ये आपका अनुचुंबकीय के अंतर्गत आता है। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में कौन ऑक्सीकारक एवं अवकारक दोनों की तरह व्यवहार करता है। इसमें से कौन जो है ये ऑक्सीकारक और अवकारक दोनों की तरह बिहेव करता है, ये जरा बताना बेटा। तो ये करता है सल्फर डाइऑक्साइड, ये ऑक्सीकारक और अवकारक दोनों की तरह बिहेव करता है। और अगला सवाल प्यारे बच्चों देखना क्या है कि निम्नलिखित में कौन रंगीन होता है, जरा ध्यान दे बेटा। तो रंगीन की अगर मैं बात करूं ना, NO2 जो है ये आपका क्या होता है, रंगीन, यानी कि बेटा क्या होता है, कलरफुल होता है NO2। ये क्वेश्चन भी बेटा हम आपको थोड़ी देर पहले करवाए हैं, ये क्या है, कलरफुल होता है। तो कुछ क्वेश्चन है बेटा जो क्या हो रहा है यहां पर, आप देख रहे हो कि बार बार क्या हो रहा है, यहां पर रिपीट हो रहा है ना जी। अगला सवाल है यहां पर क्या देखना कि निम्नलिखित में से कौन आयन रंगहीन है। इसमें रंगहीन कौन है, तो Cu+ जो है ना, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अगर लिखेंगे तो ये है आर्गन, और ये है आपका यहां पर 4s1 और ये है 3d10। तो जब D में 10 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा तो ये प्रतिचुंबकीय होगा, रंगहीन होगा, और क्या होगा बेटा, ये अस्थाई होगा। तो यहां पर जब ये D10 है, इसका मतलब क्या है भाई साहब, तो ये आपका यहां पर क्या हो जाएगा, तो ये आपका यहां पर होने वाला है क्या, ये रंगहीन हो जाएगा। क्या होने वाला है बेटा, रंगहीन होने वाला है। ध्यान रखना क्या होगा, रंगहीन, यानी कि कलरफुल होने वाला है। ठीक है, अब अगला सवाल है यहां पर कि निम्नलिखित में कौन संक्रमण तत्व नहीं है। इसमें से कौन प्यारे बच्चों संक्रमण तत्व नहीं है, ध्यान रखना। तो आई थिंक
पारा जो है ना ये संक्रमण तत्व नहीं है। याद रखना बेटा 3-4 तत्वों का नाम याद रखना, एक ZN हो जाएगा, एक CD होगा, एक HG होगा और एक CN होगा। ये सब संक्रमण तत्व नहीं होता है, तो इन सभी को ही ध्यान रखना है ओवरऑल, समझ रहे हो आप? ओवरऑल इन सभी को ही ध्यान में रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन कहते हैं आपको कि वर्ग 18 के तत्व का बाह्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है। जो वर्ग 18 के तत्व है उस वर्ग 18 के तत्व का बाह्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है, यानी कि एक्सटर्नल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है प्यारे बच्चों, वो बताइए। तो इसका बाह्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है वर्ग 18 के तत्वों का NH2NP6 हो जाता है। क्या होता है? NH2NP6 जो है ये आपका हो जाता है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, बाह्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। अगला सवाल कहते हैं यहां पर कि हूप की विधि के द्वारा निम्नलिखित में से किस धातु का शोधन करते हैं? ऐसे कौन से धातु है जिसको शुद्ध करने के लिए हम लोग हूप के विधि का प्रयोग करते हैं बेटा, ये आप बताओ। ठीक है, तो हम लोग यहां पर ध्यान रखना बेटा, एल्युमिनियम को शुद्ध करने के लिए हम लोग हूप का विधि का प्रयोग करते हैं। और सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व कौन है प्यारे बच्चों? तो ध्यान रखना सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व जो है वो आपका यहां पर क्या है बेटा जी? तो वो आपका यहां पर फ्लोरीन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कहते हैं कि निम्नलिखित में से किसका अस्तित्व नहीं है? कौन प्यारे बच्चों किसका अस्तित्व नहीं है, यानी कौन आपको यहां पर गलत नजर आ रहा है? NeF2, ये बेटा इसका अस्तित्व नहीं है, ये स्टेबल नहीं होता है, ये अस्थाई नहीं होता है, तो इसका अस्तित्व नहीं है। और नेक्स्ट कहते हैं कि निम्नलिखित में कौन हाइड्रोजन बंध नहीं बनाता है? किसमें प्यारे बच्चों हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं है? तो ध्यान से सुनना, HCl में बेटा जी क्या है? हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं है, यानी कि HCl हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनाता है। ठीक है, और इसी प्रकार से आगे की सवाल है कि जटिल यौगिक के जलीय विलयन में कितने आयन की संख्या होगा? बेटा इसमें ओवरऑल आयन की संख्या आपको बताना है। बताइए कि इसमें ओवरऑल आयन की संख्या कितनी है ना? टोटल नंबर ऑफ आयंस कितने होंगे? तो ध्यान रखना बेटा कि इसमें जो टोटल नंबर ऑफ आयंस है वो कितना होगा बेटा? तो वो आपका हो जाएगा, देखो 2 बाहर में है तो 2 आयन तो ये हो गया, इसको सरल आयन बोलेंगे, और 5 ये हो गया। ठीक है, सॉरी एक सेकेंड, एक आयन ये हो जाएगा, एक आयन ये हो जाएगा, यानी 2 और 1 3 हो जाएगा ओवरऑल यहां पर। ठीक है, 3 हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन कहते हैं कि निम्नलिखित में कौन आयोडोफॉर्म परीक्षण देता है? बेटा इसमें से कौन ऐसे तत्व है जो यौगिक है जो आयोडोफॉर्म परीक्षण देता है? तो याद रखिएगा एथेनॉल आयोडोफॉर्म परीक्षण देता है। और एल्कील हैलाइड के जलीय KOH के द्वारा एल्कोहल में परिणत करना क्या कहलाता है? तो एल्कील हैलाइड को प्यारे बच्चों जलीय KOH के द्वारा एल्कोहल में परिणत करने की क्रिया जो है वो कहलाती है प्रतिस्थापन अभिक्रिया। ये क्या होगा? प्रतिस्थापन अभिक्रिया। इसको हम लोग क्या कहते हैं बेटा? सब्स्टिट्यूशनल रिएक्शन के अंतर्गत इसको हम लोग रख रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कहता है सेकेंडरी ब्यूटिल क्लोराइड का IUPAC नाम क्या होता है? तो जो सेकेंडरी ब्यूटिल क्लोराइड है प्यारे बच्चों, उसका अगर हम IUPAC नाम की बात करें तो उसका IUPAC नाम यहां पर क्या होगा? 2-क्लोरोब्यूटेन हो जाएगा। क्या होगा? 2-क्लोरोब्यूटेन। और निम्नलिखित में कौन सा बिनाइल हैलाइड है? इसमें से कौन बिनाइल हैलाइड है? ऑप्शन नंबर बी, यानी कि अगर हैलोजन परमाणु जिस कार्बन से जुड़ा हुआ रहेगा और वो कार्बन अगर डबल बॉन्ड वाले कार्बन से जुड़ा हुआ है तो वो उससे क्या होता है आपका? बिनाइल, यानी कि यहां पर बिनाइल हैलाइड के अंतर्गत आता है। दैट मींस कि ऑप्शन नंबर यहां पर क्या होगा? ओवरऑल इसका ऑप्शन नंबर बी यहां पर होने वाला है। ठीक है, नेक्स्ट सवाल है प्यारे बच्चों, यहां पर क्या जरा देखना कि निम्नलिखित में किसका उपयोग निश्चेतक के रूप में किया जाता है? तो ध्यान रखना बेटा क्लोरोफॉर्म का प्रयोग हम लोग क्या करते हैं? निश्चेतक के रूप में करते हैं। और यहां पर ये किस प्रकार की समावयवी है? एक आपके पास यहां पर क्या है? एक आपके पास में एथेनॉल है और दूसरा आपके पास में बेटा एसीटोन है। ये किस प्रकार के समावयवी है ये आपको बता रहा है प्यारे बच्चों। ऑप्शन नंबर ए होगा, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी या फिर ऑप्शन नंबर डी। क्या होने वाला है जरा बताइएगा। ठीक है, तो ये होगा आपका क्रियाशील समावयवी। ठीक, प्राथमिक एल्कोहल के ऑक्सीकरण से प्राप्त होता है। अगर 1 डिग्री एल्कोहल है तो बताओ बेटा 1 डिग्री एल्कोहल के ऑक्सीकरण से क्या प्राप्त होगा? ठीक है, 1 डिग्री एल्कोहल के ऑक्सीकरण से यहां पर क्या प्राप्त होने वाला है? तो याद रखिएगा बेटा 1 डिग्री एल्कोहल के ऑक्सीकरण से जो है आपको यहां पर एल्डिहाइड नहीं है तो कार्बोक्सिलिक अम्ल हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि अगर आप प्रबल दुर्बल ऑक्सीकारक लेंगे तो एल्डिहाइड बनेगा, प्रबल ऑक्सीकारक ले लेंगे तो कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा। तो इसी हिसाब से आपने को देखना है बेटा, तो यहां पर आपका ऑप्शन नंबर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, क्या करें K2Cr2O7 क्यों लिख रहे हो भाई? अब है डाई एथिल ईथर का IUPAC नाम क्या होगा? डाई एथिल ईथर का IUPAC नाम क्या होता है बताना जरा। अगर मान करके चलो बेटा कि यहां पर ये है C2H5 और यहां पर O है और यहां पर ये C2H5 है, इसका IUPAC नाम क्या होगा? इसका IUPAC नाम होगा एथॉक्सी एथेन होगा। ऑप्शन नंबर बी, एथॉक्सी एथेन होने वाला है। ऑप्शन नंबर क्या होगा बेटा? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। और नेक्स्ट सवाल है कि IUPAC प्रणाली में एसीटोन का नाम है। IUPAC प्रणाली में प्यारे बच्चों एसीटोन का नाम होता है प्रोपेनोन। प्रोपेनोन
ये आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि प्रोपेनोन होने वाला है। नेक्स्ट सवाल पर आते बेटा कि आपका नेक्स्ट सवाल क्या कहता है। नेक्स्ट सवाल कहता है कि फॉर्मल्डिहाइड को NaOH विलयन के साथ गर्म करने पर निम्नलिखित में से क्या प्राप्त होता है। अगर फॉर्मल्डिहाइड है प्यारे बच्चों, अगर उसको NaOH विलयन के साथ आप गर्म करते हो तो ध्यान रखना क्या प्राप्त होगा। तो फॉर्मल्डिहाइड को NaOH के साथ गर्म करने पर बेटा आपका प्राप्त होता है यहां पर फॉर्मिक अम्ल, या फिर यहां पर मेथिल एल्कोहल प्राप्त हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। और बताओ बेटा कि यहां पर ये किस प्रकार की अभिक्रिया है, जरा बताइए। आपको ध्यान सिर्फ इस बात पर देना है कि यहां पर ये है HCN, इसमें से एक CN जो है ये निकल करके यहां पर आकर के ऐड हो गया है, यहां पर आकर के ऐड हो गया है। तो ये नाभिक रागी के रूप में था, जो यहां पर क्या कर दिया, तो यहां पर बेटा ये आकर के इसको हटा करके, यानी कि ये हो गया नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन नहीं, नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रिया के अंतर्गत आ जाएगा ये, ठीक है। योगात्मक के अंतर्गत आने वाला है यहाँ पर, ठीक है बेटा। अब अगला सवाल देखो, यहाँ पर अगला सवाल कहता है कि कार्बोक्सिलिक अम्ल का क्रियाशील मूलक होता है। कार्बोक्सिलिक अम्ल का प्यारे बच्चों क्रियाशील मूलक इसमें से कौन होता है, बताइएगा। तो कार्बोक्सिलिक अम्ल का जो क्रियाशील मूलक है बेटा वो होता है आपका COOH होता है। क्या होता है, COOH होता है। और नेक्स्ट है कि CH3CN के जल अपघटन से निम्नलिखित में से क्या प्राप्त होता है। अगर आप CH3CN के जल अपघटन करते हैं तो उसके जल अपघटन से क्या प्राप्त होगा, तो उसके जल अपघटन से बेटा आपका प्राप्त होने वाला है CH3CN के जल अपघटन से प्राप्त हो जाएगा क्या, तो CH3CH2COOH प्राप्त होगा। और अणुसूत्र इस C3H9N के द्वारा हम लोग किसको व्यक्त कर सकते हैं, प्राइमरी एमीन को व्यक्त कर सकते हैं, सेकेंडरी एमीन को व्यक्त कर सकते हैं, या फिर टर्शियरी यानी कि 3 डिग्री एमीन को व्यक्त कर सकते हैं। किस प्रकार के एमीन को प्यारे बच्चों हम लोग इसके द्वारा व्यक्त करते हैं ये बताइएगा, ठीक है। तो हम लोग व्यक्त करते हैं बेटा जी यहाँ पर प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी, इनमें से सभी के द्वारा हम लोग इसको क्या करते हैं, व्यक्त कर देते हैं। और अगला सवाल है कि एनिलीन की अभिक्रिया सधूम सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ कराने पर निम्नलिखित में से कौन बनता है। तो प्यारे बच्चों अगर एनिलीन की अभिक्रिया आप सधूम सल्फ्यूरिक एसिड से करवाओगे तो बेंजीन सल्फोनिल क्लोर अम्ल बनेगा, सल्फोनिक अम्ल बनेगा, बेंजीन सल्फोनिक अम्ल, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट सवाल है प्यारे बच्चों की प्राइमरी एमीन को अगर हम क्या करते हैं क्लोरोफॉर्म व एथेनोलिक क्यूएच के साथ अभिक्रिया करवाते हैं तो क्या बनता है, तो प्यारे बच्चों ये बनता है कार्बिल एमीन अभिक्रिया हो जाता है। नेक्स्ट सुक्रोज के जल अपघटन कहलाता है। सुक्रोज के जल अपघटन प्यारे बच्चों क्या कहलाता है, इन्वर्जन कहलाता है, ठीक है। सुक्रोज का जल अपघटन जो है बेटा जी ये क्या कहलाता है, तो सुक्रोज के जल अपघटन जो है वो आपको इन्वर्जन कहलाता है, यानी कि प्रतिलोमन कहलाता है। नेक्स्ट सवाल है कि एमिनो अम्ल में पाए जाने वाला क्रियाशील समूह है। एमिनो अम्ल में किस प्रकार के क्रियाशील समूह पाए जाते हैं ये बताइए। तो एमिनो अम्ल में प्यारे बच्चों पाए जाते हैं यहाँ पर क्या, COOH समूह पाए जाते हैं, या फिर NH2 समूह, या फिर ये दोनों, तो दोनों समूह पाए जाते हैं बेटा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। रतौंधी किसकी कमी से होती है, किस विटामिन की कमी से, रतौंधी, ठीक है, किस वो विटामिन ए प्यारे बच्चों किसके, विटामिन ए के ना, रतौंधी विटामिन ए की कमी से होती है। नेक्स्ट निम्नलिखित में कौन विरहद अणु नहीं है, इसमें से कौन विरहद अणु नहीं बेटा, तो स्टार्च जो है ये विरहद अणु नहीं है। और पहला औद्योगिक संश्लेषित रबर इनमें से कौन है ये बताइएगा, ठीक है। पहला औद्योगिक यानी कि इंडस्ट्रियल रूप से सबसे पहले कौन से रबर को बनाया गया था, तो याद रखिएगा वो बनाया गया था बेटा आपका यहाँ पर ब्यूना मेथिल रबर को बनाया गया था, ऑप्शन नंबर ए। और लॉन निम्नलिखित में से किसका बहुलक है बताओ बेटा, तो ये एक्रिलोनाइट्राइल का बहुलक है, ऑप्शन नंबर बी होगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि आरएनए में मौजूद प्यूरिन बेस कौन होता है, बताओ। आरएनए में मौजूद प्यूरिन बेस कौन है बेटा, ये जरा बताना, ठीक है। आरएनए में मौजूद प्यूरिन बेस कौन है ये आपको यहां पर बताना है, ठीक है बेटा। तो ये आपका यहां पर क्या हो जाएगा, गुआनिन हो जाएगा। क्या होने वाला बेटा, गुआनिन, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि न्यूक्लिक अम्ल में निम्नलिखित में से कौन सा सही क्रम है ना। ठीक है, तो ये होगा भस्म शर्करा, और क्या हो जाएगा बेटा, फॉस्फेट होने वाला है। नेक्स्ट सवाल है यहां पर देखना कि निम्नलिखित में से कौन सा कार्बोहाइड्रेट वनस्पति क्या है बेटा, वनस्पति कोशिका का आवश्यक घटक है। वनस्पति कोशिका का आवश्यक घटक इसमें से कौन है, ध्यान देना बेटा, तो ये हो जाएगा आपका सेलुलोज होने वाला है ना। तो ये आपका बेटा ये अभी पीडीएफ ये दूसरा पीडीएफ लगाने वाले हैं, अभी आपका क्लास ओवर नहीं हुआ है, ठीक है। इसको हम सेव कर देते हैं ताकि आप लोगों को प्रॉपर तरीके से ये मिल जाए, है ना। ऑब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव यहाँ पर हम क्या कर देते, इसको 1 कर देते, चलो ये सेव कर दिए, ठीक।
अब दूसरा एक स्लाइड लेकर के आते हैं, उस पर फिर हम लोग रिवीजन करें। उसके ये क्लासेस बहुत ज्यादा लंबी नहीं होने वाली है बेटा, है ना, थोड़ी देर की और क्लासेस है, और उसके बाद इस क्लास को हम लोग ओवर करेंगे। उसके बाद आराम से पूरी तरीके से फ्रेश हो करके वापस से जो है आ जाइएगा, ठीक है। तब जो है तो उसमें मचाएंगे पूरी बेहतरीन तरीके से। उसमें हम लोग ऑब्जेक्टिव भी करेंगे, शॉर्ट क्वेश्चन भी करेंगे, लॉन्ग क्वेश्चन भी करेंगे, ठीक है, सारे चीज करने वाले हैं। सर थोड़ा धीरे धीरे पढ़ाइए, इतना सारे क्वेश्चन है, धीरे धीरे पढ़ोगे कैसे होगा? थोड़ा सा तो अपने को फास्ट करना पड़ेगा ना। युवराशील होगा सर? नहीं बेटा, नहीं नहीं नहीं। समस्तीपुर बीआरबी कॉलेज, समस्तीपुर आइएगा। समस्तीपुर बीआरबी कॉलेज तो रोड के ठीक सामने में, आदर्श नंबर गेट के सामने में है बीआरबी कॉलेज। वो भी हैवी ट्रैफिक है वहां, ठीक है, देखता हूं। समस्तीपुर बीआरबी कॉलेज हो ना? हाँ ठीक। H2+ हाई स्कूल, सब अपने अपने स्कूल के नाम बता रहे हैं, वाह वाह। ठीक है, देखते हैं क्या हो पाता है, बताएंगे। हाँ रहिएगा। हाँ ठीक। हाँ ठीक है। अब नेक्स्ट बेटा यहाँ पर आप देखो, क्वेश्चन कहता है कि कौन सा दोष क्रिस्टल के घनत्व को घटाता है ना। ऐसे कौन से दोष है प्यारे बच्चों जो क्रिस्टल के घनत्व को क्या करता है यहाँ पर, तो क्रिस्टल के घनत्व को कम कर देता है। यानी कि ये जब डिफेक्ट उत्पन्न होता है तो क्रिस्टल की डेंसिटी घट जाती है। तो वो कौन से ऐसे दोष के अंतर्गत आता है, कौन से ऐसे डिफेक्ट के अंतर्गत आता है बेटा? वो शॉर्टकी दोष के अंतर्गत आता है, जिसमें क्या होता है, क्रिस्टल के घनत्व में कमी आ जाती है, ठीक है बेटा, क्रिस्टल के घनत्व में कमी आती है। और कहते हैं सबसे असममित क्रिस्टल प्रणाली इसमें से कौन है, सबसे अनसिमेट्रिकल क्रिस्टल प्रणाली कौन है, या अनसिमेट्रिकल क्रिस्टल सिस्टम इसमें से कौन है? तो अनसिमेट्रिकल क्रिस्टल सिस्टम प्यारे बच्चों इसमें से त्रिनताक्ष है, ये आपका अनसिमेट्रिकल क्रिस्टल सिस्टम्स है। और नेक्स्ट कहते हैं बेटा कि यहां पर यदि एकक कोष्ठिका में कुल परमाणु की संख्या 4 है तो x के स्थान पर क्या आएगा ये बताइएगा। यहां पर यदि d बराबर में ये वैल्यू दिया हुआ है बेटा, जब इसको कैलकुलेट करोगे तो ये 4m यानी कि ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो है ये आपका बी आ जाएगा। और उसके बाद कहता है कि जैव अणुओं के मोलर द्रव्यमान की गणना निम्नलिखित में से किस अनुसंख्यक गुणधर्म का उपयोग किया जाता है? तो प्यारे बच्चों इसमें हम लोग यूज करते हैं प्रसारणीय दाब का यूज करते हैं। और निम्नलिखित में किस जलीय विलयन का क्वथनांक उन्नयन या क्वथनांक सबसे अधिक होगा? कौन से ऐसे जलीय विलयन है जिसका क्वथनांक प्यारे बच्चों सबसे हैवी होने वाला है, सबसे अधिक होने वाला है, सबसे ज्यादा होने वाला है, ये चीज आपको बतानी है। तो क्वथनांक उन्नयन क्वथनांक जो होगा प्यारे बच्चों वो सबसे ज्यादा Na2SO4 का होगा, क्योंकि जब इसका वांट ऑफ फैक्टर निकालेंगे तो इसका वांट ऑफ फैक्टर प्यारे बच्चों 2 सोडियम है यहां पर, ऐसे देखो ये है 2Na+, तो ये हो जाएगा, प्लस में क्या है बेटा यहाँ पर SO4 2 माइनस है, यानी कि यहाँ पर ये हो जाएगा आपका कितना, ओवरऑल ये 3 हो जाएगा ऐसे। फिर कहता है बेटा यहाँ पर कि निम्नलिखित में कौन जो है KCl, NaCl और K2SO4 के लिए क्रमशः वांट ऑफ गुणक का मान है। NaCl, KCl और K2SO4 का वांट ऑफ गुणक का मान इसमें से कौन है, ये चीज आपको यहां पर बताना है, बताइए, ठीक है। तो ये वैल्यू जो होगा बेटा देखो KCl में कितना होगा बेटा, तो KCl की अगर बात करोगे तो KCl का वांट ऑफ गुणक कितना होगा, KCl का वांट ऑफ गुणक 2 हो जाएगा। NaCl का वांट ऑफ गुणक कितना होगा बेटा, तो 2 हो जाएगा। K2SO4 का वांट ऑफ गुणक कितना होगा, तो इसका भी वांट ऑफ गुणक यहां पर ओवरऑल कितना होने वाला है, तो 2 हो जाएगा, ठीक है। यानी कि 1 1 सॉरी ये 2 नहीं, ये यहां पर 3 हो जाएगा, यानी कि 2 2 3 हो जाएगा, 2 2 और क्या है 3, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट कहते हैं कि सांद्रता से संबंधित कौन सी इकाई विलयन के वाष्प दाब के लिए उपयोगिक है? सांद्रता से संबंधित प्यारे बच्चों कौन सी इकाई विलयन के वाष्प दाब के लिए सबसे यूजफुल है या सबसे जरूरी चीजें हैं? तो वो है आपका यहां पर क्या, तो वह मोल अंश है जिसको मोल फ्रैक्शन कहते हैं। अब बताइए बेटा कि शुद्ध जल की मोललता कितनी होती है, आप ही बताओ बेटा, शुद्ध जल की मोललता कितनी होती है? शुद्ध जल की जो मोललता होती है वो 55.5 होती है। नेक्स्ट कहते हैं कि सेल स्थिरांक की इकाई होती है, सेल कांस्टेंट की यूनिट कितनी होती है, जिसको हम लोग किसके, तो जिसको सेल कांस्टेंट को प्यारे बच्चों हम लोग G0 या फिर x से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसकी वैल्यू, इसकी यूनिट क्या होती है, इसकी यूनिट सेंटीमीटर इनवर्स होगी। और एक बात और याद रखिएगा, इसका सूत्र भी पूछता है, तो इसका सूत्र जो होता है वो L/में क्या होता है बेटा, तो L/में यहाँ पर A हो जाता है, क्या होता है, तो L/में A होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आओ बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहते हैं कि मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड
कि इलेक्ट्रोड विभव का मान क्या होता है, तो मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का प्यारे बच्चों इलेक्ट्रोड विभव का जो मान होता है वो आपका यहां पर क्या है, 0 वोल्ट है। ठीक है, क्या है बेटा यहां पर 0 वोल्ट है। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा यहां पर निम्नलिखित में से कौन सा शर्त तेल की स्वतः प्रवृत्तता के लिए सही है। तो देखना बेटा यहां पर डेल्टा जी का मान नेगेटिव होगा और इलेक्ट्रोड विभव का मान क्या हो जाता है, पॉजिटिव हो जाता है। यही क्या है, स्वतः प्रवृत्तता के लिए सही मान यहां पर माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1 मोल इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है, बताइए। 1 मोल इलेक्ट्रॉन पर टोटल आवेश कितना होता है, ये आपको यहां पर बताना है। ठीक है बेटा, 1 मोल इलेक्ट्रॉन पर जो है टोटल आवेश कितने होते हैं ये बता दो। ठीक है, तो 1 मोल पर प्यारे बच्चों जो टोटल आवेश होते हैं वो होते हैं 9.65 इंटू 10⁴ कूलम हो जाते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन से शून्य कोटि अभिक्रिया है, इसमें से शून्य कोटि अभिक्रिया प्यारे बच्चों कौन है, तो NH3 का अपघटन है। और उत्प्रेरक किस तरह का परिवर्तन लाता है जरा बताइए, आप ही लोग बताइए बेटा यहां पर उत्प्रेरक जो है ये किस प्रकार के चेंज को लेकर के यहां पर आता है। ऑप्शन नंबर ए है अभिक्रिया के गिब्स ऊर्जा में परिवर्तन करता है। ऑप्शन नंबर बी है अभिक्रिया के एंथैल्पी में परिवर्तन करता है। और अभिक्रिया ऑप्शन नंबर सी है कि ये सक्रियण ऊर्जा में परिवर्तन कर देता है। ठीक है जी, तो यहां पर आपका हो जाएगा बेटा ये अभिक्रिया के सक्रियण ऊर्जा में यहां पर परिवर्तन करता है। और नेक्स्ट सवाल कहते हैं कि शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए दर स्थिरांक इकाई क्या होगा, है ना। जीरो ऑर्डर रिएक्शन का प्यारे बच्चों यूनिट क्या होगा, तो याद रखना मोल लीटर इनवर्स और सेकेंड इनवर्स। पिछले हमने 2 क्वेश्चन आपको करवाया था जिसमें क्वेश्चन ये था कि प्रथम कोटि अभिक्रिया का मात्रक क्या होता है, जबकि यहां पर क्या है, यहां पर है कि जो शून्य कोटि अभिक्रिया है प्यारे बच्चों उस शून्य कोटि अभिक्रिया का मात्रक क्या है, ये सवाल आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है, अगला सवाल है यहां पर कि शून्य कोटि अभिक्रिया को 100% पूर्ण होने में कितना समय लगता है, तो 100% पूर्ण होने में A/K लगता है वैल्यू। निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया में 2 अवस्थाओं के बीच में कोई अंतर पृष्ठ नहीं होता है, ऐसी कौन सी अभिक्रिया है प्यारे बच्चों जिसमें 2 अवस्थाओं के बीच में कोई भी प्रक्रिया जिसमें 2 अवस्थाओं के बीच में प्यारे बच्चों क्या है, कोई 2 अंतरापृष्ठ नहीं होता है, तो वो आपका यहां पर समांगी उत्प्रेरण है। और नेक्स्ट कहते हैं कि निम्नलिखित में से कौन से भौतिक अधिशोषण के लिए एक अनुकूल स्थिति नहीं है। भौतिक अधिशोषण के लिए प्यारे बच्चों इसमें से कौन सही नहीं है, उच्च तापमान प्यारे बच्चों सही नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ो, आगे क्या कहते हैं कि निम्नलिखित में से कौन जो है वो सही ढंग से सुमेलित नहीं है, मतलब कौन सही एग्जांपल नहीं। जैसे देखो दूध क्या है बेटा, पायस का एग्जांपल है। कोहरा क्या है, ठोस है, नहीं ये बेटा गलत है, ये सही नहीं है। ठीक है, बाद बाकी पनीर क्या है, जेल है। यहां पर धुंध क्या है, एरोसॉल है। तो ये ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा यहां पर आपका करेक्ट। ठीक है, अब चलो अगले सवाल पर कि आपका अगला सवाल क्या है। अगला सवाल कहते हैं कि उस कुलाइडी तंत्र का क्या नाम है जिसमें 2 परिक्षिप्त प्रवस्था और परिक्षेपण माध्यम तरल हो। तरल का मतलब होता है लिक्विड, मतलब वैसे कुलाइडी सिस्टम्स का नाम बताना है जिसमें परिक्षिप्त प्रवस्था और परिक्षेपण माध्यम दोनों के दोनों क्या होता है, लिक्विड होता है, द्रव होता है। तो वो प्यारे बच्चों आपका यहाँ पर क्या होता है, पायस। और याद रखिएगा कि पायस कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के। और ये प्यारे बच्चों लॉन्ग क्वेश्चन में भी कई बार पूछा जाता है, तो इसलिए इसको लॉन्ग के लिए भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, लॉन्ग के लिए भी ध्यान रखिएगा पायस किसे कहते हैं। नेक्स्ट सवाल है कि 2 अलग अलग धातु के परमाणुओं वाला अयस्क कौन सा है, मतलब ऐसे कौन से अयस्क इसमें से आपको नजर आ रहा है जिसमें 2 अलग अलग प्रकार के धातु उपस्थित होता है या 2 अलग अलग प्रकार के धातु प्रेजेंट होता है प्यारे बच्चों, उसके बारे में बताना है। तो वो आपका यहां पर कॉपर पाइराइट्स होते हैं। और नेक्स्ट है यहां पर कि उच्च शुद्धता वाले टाइटेनियम का क्या है बेटा को प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग करते हैं, तो प्यारे बच्चों लोग वैन आर्केल विधि का यूज करते हैं। और निम्नलिखित में से किस धातु को कार्बन अपचयन प्रक्रिया के द्वारा निष्कर्षित नहीं किया जा सकता है, इसका जवाब आप लोग खुद देंगे। ठीक है बेटा, बताओ क्या होगा कि इसमें से ऐसे कौन से धातु है जिसका अपचयन हम लोग कार्बन अपकरण विधि के द्वारा नहीं करते हैं या फिर कार्बन के द्वारा हम लोग नहीं करते हैं, ये बताइए आप। ठीक है, जिसको हम कार्बन के द्वारा नहीं करते हैं ये चीजें बताइएगा। तो ध्यान सुनना बेटा, एल्युमिनियम सॉरी ये क्या हो जाएगा, हाँ एल्युमिनियम को बेटा हम लोग नहीं करते हैं। ठीक है, एल्युमिनियम का हम लोग नहीं कर पाते हैं, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहते हैं कि निम्नलिखित में किस अयस्क का सांद्रण रासायनिक निच्छालन विधि के द्वारा किया जाता है। किसका सांद्रण प्यारे बच्चों रासायनिक निच्छालन विधि के द्वारा करते हैं, तो अर्जेंटाइट का है ना, अर्जेंटाइट का जो है ना, अर्जेंटाइट का। परगलन का उद्देश्य क्या होता है बेटा बताओ, परगलन का उद्देश्य ऑक्सीकरण करना होता है या अपचयित करना होता है या फिर एक मिश्रण क्या है बेटा, मिश्र धातु को प्राप्त करना होता है या फिर वाष्पशील अशुद्धियां का अलग अलग करना होता है, क्या होता है बताइए।
तो प्रगलन का जो प्यारे बच्चों मेन पॉइंट है ना वो होता है अपचयित करना, कि इसको हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग रिड्यूस करेंगे। और नेक्स्ट सवाल है यहाँ पर कि निम्नलिखित में से कौन से तत्वों में पी पाई डी पाई बॉन्ड शामिल हो सकते हैं। ये सवाल मैंने आपको पहले ही बताया था कि आपको तत्वों के लिए भी याद रखना है कि किस तत्वों में पी पाई डी पाई बॉन्ड पॉसिबल है या फिर पी पाई डी पाई बॉन्ड हो सकते हैं, ये आपको बताना है। ठीक है, तो प्यारे बच्चों ध्यान रखना, ये है आपका फास्फोरस। फास्फोरस में पी पाई डी पाई बॉन्ड हो सकते हैं। मैंने थोड़ी देर पहले ही आपको यह सवाल करवाया है। अब है कि H3PO2 की क्षारकता कितनी होती है, जरा बताइए बेटा। है H3PO2 जो है इसकी क्षारकता कितनी होती है, इसकी बेसिसिटी कितनी होती है, ये बेसिसिटी के बारे में आपको यहां पर बताना है, बताइए। ठीक है, तो इसकी जो क्षारकता होती है बेटा, ये क्षारकता आपका यहां पर 2 हो जाता है। और नेक्स्ट देखोगे बेटा, कहते हैं निम्नलिखित में से सबसे अधिक क्षारीय कौन है, इसमें से सबसे अधिक क्षारीय कौन है बेटा। तो अगर सबसे अधिक क्षारीय की बात करूं तो NH3 जो है ये सबसे अधिक क्षारीय है। NH3 क्या है बेटा, NH3 जो है ये आपके सबसे अधिक बेसिक है, सबसे अधिक क्षारीय है। और निम्नलिखित में से कौन सा विनलेन जो है स्टार्च के साथ नीला रंग देता है, तो वो आपका आयोडीन होगा जो नीला रंग देता है। और है नाइट्रेशन की अधिकतम सहसंयोजक संख्या क्या है, नाइट्रोजन की अधिकतम सहसंयोजकता क्या है। तो नाइट्रोजन की अधिकतम जो संयोजकता होता है प्यारे बच्चों वो आपका 5 होता है। नाइट्रोजन की अधिकतम संयोजकता कितनी होती है, तो वो आपका 5 होता है। और इसी प्रकार से प्यारे बच्चों अगले सवाल पर चलो, कहते हैं कि Fe+ आयन में कितने अयुग्मित इलेक्ट्रॉन मौजूद है। अभी तुरंत थोड़ी देर पहले बताए हैं, इसमें कुछ अच्छे अच्छे बच्चे भी गलतियां कर रहे थे। बताओ बेटा इस प्रश्न का जवाब क्या होगा, है ना। यहाँ पर इसका हम थोड़ी देर पहले बताए हैं बेटा, यहाँ पर ये सवाल रिपीट हुआ है और अच्छा हुआ है कि रिपीट हुआ है। बस वहां पर Fe2+ था, यहां पर Fe3+ है, इतना ही का अंतर है। तो Fe3+ आयन में कितने अयुग्मित इलेक्ट्रॉन मौजूद है, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख लो। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास यहां पर आर्गन होगा, यहां पर ये होगा 4s0 और ये हो जाएगा बेटा 3d5। तो 3d5 है अगर, तो यहां पर इसको इस प्रकार से अरेंज कर दो। यहां पर अरेंज करोगे तो 1 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन 3 4 5 हो गया। ठीक, 5 यहां पर 5 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन हो रहा है। इसलिए कहते सोचो, मैं बार बार कहता हूं कि आप लोग ना सीधे जवाब देते हो, थोड़ा सा कैलकुलेशन वगैरह करो। सीधे जवाब दोगे तो फिर तो गलत होगा ना, जैसे अभी अभी बहुत सारे बच्चे फिर गलत किए। सोचो ना बेटा, ऐसे अरेंज करके देखो। अब इसमें 1 2 3 4 5 5 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, यानी कि यहां पर इसका आंसर क्या होगा, 5 होने वाला है। ठीक है, तो ये हो जाएगा। नेक्स्ट है कि कॉपर का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है, जो कॉपर है उस कॉपर का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, बताओ बेटा। ये सवाल आपसे कॉपर का, क्रोमियम का, स्कैंडियम का, जिंक का, Zn2+ का इससे रिलेट करके पूछेगा। मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं इस चीजों को, ध्यान रखना कि कॉपर का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या है। तो ध्यान रखना बेटा, कॉपर का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है आर्गन। यहां पर क्या होगा बेटा 4s क्या हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा 3d10 हो जाएगा। ऐसे बेटा यहां पर इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होने वाला है। ठीक है, अब नेक्स्ट सवाल है आपका यहाँ पर कि निम्नलिखित में कौन सा तत्व संक्रमण श्रेणी से संबंधित नहीं है। कौन सा तत्व प्यारे बच्चों संक्रमण श्रेणी से संबंधित नहीं है, तो याद रखिएगा ब्रोमीन जो है ये संक्रमण श्रेणी से कोई संबंध नहीं रखता है, यानी कि ये संक्रमण श्रेणी के अंतर्गत नहीं आता है। और अगला सवाल है प्यारे बच्चों, KMnO4 के निर्माण के लिए प्रारंभिक सामग्री क्या हो सकता है। तो KMnO4 को निर्माण के लिए प्यारे बच्चों जो प्रारंभिक सामग्री है वो आपका यहाँ पर क्या है, MnO2 है, यानी कि मैग्नीज के ऑक्साइड का यूज हम लोग क्या करते हैं, तो हम लोग प्यारे बच्चों पोटेशियम पर मैग्नेट को बनाने में करते हैं, यानी कि KMnO4 के निर्माण में हम लोग करते हैं। ठीक है, अब देखो बेटा, कहते हैं कि जटिल आयन यहां पर है, इसका IUPAC नाम क्या होगा बेटा। IUPAC नाम जब भी लिखना होगा सबसे पहले आप ऑक्सीकरण संख्या निकालो। अब बताओ इसका ऑक्सीकरण संख्या निकाल के क्या होने वाला है, चलो कैलकुलेट करो ऑक्सीकरण संख्या। ये है CO, तो मान लेते बेटा CO यहाँ पर X है, NH3 यहाँ पर प्यारे बच्चों 5 है, ये 0 है, यहाँ पर बेटा क्या है -1 है, प्लस में यहाँ पर 2 और यहाँ पर -1 बराबर में 0। कैलकुलेट करोगे तो X हो जाएगा यहाँ पर -1 -2 बराबर में 0 होगा, यानी कि यहाँ पर होगा बेटा X -3 बराबर में 0। तो X बराबर में प्यारे बच्चों यहाँ पर क्या होगा, तो X बराबर में +3 हो जाएगा, ऐसे +3 हो जाएगा। तो 3 बेटा किस किस में आ रहा है, इसमें भी 3 है और इसमें भी 3 है और इसमें भी 3 है। ठीक, अब मिलाओ बेटा, दूसरा बात मिलाओ। यहां पर क्या है, यहां पर हो जाएगा बेटा आपका क्या, तो एक पेंटा एक्वा एमीन है, एमीन है। तो पेंटा एमीन यहां पर भी है, पेंटा एमीन जो है क्लोरोपेंटा, ये गलत है, क्लोरोपेंटामीन है ना, क्लोरोपेंटाएमीन भी, पेंटाएमीन कोबाल्ट थर्ड क्लोराइड, कोबाल्ट थर्ड क्लोराइड दोनों तो सेम ही है। तो ये बेटा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर सी होने वाला है। ठीक है, क्लोरोपेंटाएमीन कोबाल्टेट नहीं होगा, कोबाल्टेट है यहाँ पर, कोबाल्ट होगा, धनायन है ना, कोबाल्ट होगा बेटा। तो आपका यहाँ पर क्लोरोपेंटाएमीन कोबाल्ट थर्ड क्लोराइड ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी राइट होगा।
अब कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा हेलो एरीन है। हेलो एरीन में बेटा कार्बन की संख्या क्या होना चाहिए, 6 गो होना चाहिए। अब बताओ बेटा कि इसमें से कौन हेलो एरीन है। देखो किसमें कार्बन की संख्या 6 है, देखो यहां पर कार्बन की संख्या 6 है, तो जब कार्बन की संख्या 6 है तो ये हेलो एरीन यानी कि C6H5 और Cl के अंतर्गत आ जाएगा, ठीक है। और नेक्स्ट सवाल बेटा यहां पर क्या कहता है, जरा देखना कि एल्कोहल को अगर हम क्या करते हैं एल्कील हैलाइड बनाने के लिए, एल्कोहल से एल्कील हैलाइड बनाने के लिए हम लोग किसका उपयोग नहीं करते हैं, तो ध्यान रखना बेटा क्लोरीन का प्रयोग नहीं करते हम लोग, क्लोरीन का प्रयोग हम लोग यहां पर नहीं करते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि एनेंसोमर बेटा कैसे भिन्न होता है। अगर कोई एनेंसोमर है तो वो किस प्रकार से भिन्नता दर्शाते हैं, तो वो क्या करते हैं समतल ध्रुवित प्रकाश की घूर्णन से रिलेट करके डिफ्रेंसिएशन शो करते हैं। और नेक्स्ट है बेटा कि निम्नलिखित में कौन सी अभिक्रिया ईथर के निर्माण के से संबंधित है। ऐसे कौन से रिएक्शन है जो ईथर के निर्माण से संबंधित है, यानी कि जो ईथर का फॉर्मेशन करता है, बताइए वो कौन होने वाला है, तो वो हो जाएगा विलियमसन का संश्लेषण होगा बेटा। क्या होने वाला है, विलियमसन का संश्लेषण होगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा अभिकर्मक एल्कोहल को एल्डिहाइड में ऑक्सीकरण करता है बिना कार्बन कार्बन द्विबंध को प्रभावित किए हुए। बताओ बेटा इसमें क्या होगा, जलीय एसीटोन विलयन में CrO3, या जलीय यहां पर क्या होगा बेटा K2Cr2O7 होगा, या क्षारीय KMnO4, या इनमें से कोई नहीं, क्या होने वाला है ये बताइए आप, ठीक है। क्या होने वाला बताओ बेटा यहां पर, हाँ जी ये हो जाएगा आपका जलीय K2Cr2O7। और नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में कौन सा उत्पाद बनता है जब फिनॉल को हम लोग क्लोरोफॉर्म और NaOH के साथ अभिक्रिया करते हैं। तो जब हम लोग क्या करते हैं बेटा फिनॉल को क्लोरोफॉर्म और क्या है यहाँ पर तो NaOH से करवाते हैं तो सैलिसल्डिहाइड बनता है। और नेक्स्ट है प्यारे बच्चों यहाँ पर देखना, नेक्स्ट सवाल क्या है आपका, नेक्स्ट है कि कौन से इलेक्ट्रोफाइल नीचे दी गई अभिक्रिया में शामिल है। इसमें प्यारे बच्चों कौन सा ऐसे इलेक्ट्रोफाइल है जो इसमें शामिल है, जरा ये बताना। तो यहाँ पर जो शामिल है वो है प्लस में CHO इलेक्ट्रोफाइल जो है इस अभिक्रिया में क्या है यहाँ पर, तो इस अभिक्रिया में यहां पर शामिल है, ठीक है। अब आते हैं बेटा अगले सवाल की तरफ कि यहां पर आपका अगला सवाल क्या है, जरा उसको देख लेते हैं यहां पर, ठीक है बेटा। देखो नेक्स्ट सवाल कहते हैं कि निम्नलिखित में कौन सा अभिकर्मक एसीटोन और बेंजल्डिहाइड दोनों से अभिक्रिया नहीं करता है। कौन है प्यारे बच्चों जो यहां पर न तो वो एसीटोन से अभिक्रिया करता है और न ही वो बेंजल्डिहाइड से अभिक्रिया करता है, तो वह है फिनिल हाइड्राजीन जो बेटा क्या करता है किसी से अभिक्रिया नहीं करता है, ठीक है बेटा। जी एक सेकेंड, फेलिंग विलियन होगा ना, फेलिंग विलियन बेटा ये किसी से अभिक्रिया नहीं करता है, ऑप्शन नंबर सी। और नेक्स्ट क्वेश्चन कहते हैं कि निम्नलिखित में कौन आयोडोफॉर्म परीक्षण नहीं देता है, बताइए इसमें से कौन आयोडोफॉर्म परीक्षण नहीं देता है। तो मैं आपको बताता हूं बेटा ध्यान से सुनना कि ये तीन जो है ना, ये तीन आयोडोफॉर्म परीक्षण देता है, ये तीन आयोडोफॉर्म परीक्षण देता है, यानी कि आयोडोफॉर्म टेस्ट देता है बेटा, ये आयोडोफॉर्म टेस्ट यहां पर देता है, ठीक है बेटा। ये तीन जो है आयोडोफॉर्म टेस्ट देता है, बाद बाकी जो है बेटा आपको जो एक दिख रहा है लास्ट का ऑप्शन वो आयोडोफॉर्म टेस्ट आपको नहीं देता है, ठीक है जी गुरुदेव। यानी कि ऑप्शन नंबर आपका यहां पर क्या होने वाला है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। चलिए ऑप्शन नंबर क्या है बेटा यहाँ पर डी हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है जी आयोडोफॉर्म टेस्ट हो जाएगा, सॉरी यहाँ पर बेंटेन थ्रियोन हो जाएगा। कहते हैं निम्नलिखित में सबसे अधिक अम्लीय कौन है, बताइए इसमें सबसे अधिक अम्लीय कौन है। आपके पास ऑप्शन नंबर ए है CF3COOH है, ये क्वेश्चन बेटा दोबारा रिपीट हुआ है, CCl3COOH जो है ये सबसे अधिक अम्लीय है, थोड़ी देर पहले भी ये क्वेश्चन किए हो है ना। तो ऐसे ही बेटा क्या होता है जो रिपीट हुआ ना इस सब चीजों पर विशेष रूप से ध्यान देना है, जो क्वेश्चन रिपीट हो रहा है तो वो क्वेश्चन बार बार रिपीट होता है बोर्ड एग्जाम में भी। नेक्स्ट सवाल यहां पर है कि निम्नलिखित में किसका पीकेए का मान सबसे अधिक है, तो फॉर्मिक एसिड का पीकेए का मान प्यारे बच्चों सबसे अधिक होता है। और कहते हैं निम्नलिखित में से कौन सा कार्बोनिल समूह जो है क्या बेटा तो CH2 में परिवर्तित करेगा, ठीक है। कौन सा जो है कार्बोनिल समूह को CH2 में परिवर्तित करेगा, जिंक एमेलगम और सांद्र HCl जो होता है वो क्या करता है तो वो CH2 में परिवर्तित कर देता है। ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर यहां पर बी होने वाला है। और नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सबसे प्रबल क्षार है, बताइए इसमें से सबसे प्रबल क्षार कौन है बेटा, तो सबसे प्रबल क्षार की यदि बात करोगे तो यहां पर सेकेंडरी एमीन, ये है सेकेंडरी एमीन और ये सबसे प्रबल क्षार होता है, ध्यान रखना क्या होता है सबसे प्रबल क्षार होता है, ठीक है।
ठीक है बेटा। अब अगले सवाल पर चलता हूं बेटा कि अगले सवाल आपका क्या कहता है कि हॉफमान ब्रोमाइड निम्नीकरण अभिक्रिया का अंतिम उत्पाद क्या है, बताइएगा। हॉफमान ब्रोमाइड अभिक्रिया का लास्ट प्रोडक्ट क्या बनता है? तो जो हॉफमान ब्रोमाइड अभिक्रिया है ना, जब भी उसमें उत्पाद बनता है तो एक चीज हमेशा ध्यान रखिएगा कि अभिकारक से एक कार्बन कम होता है और इसीलिए इसको क्या कहते हैं, हॉफमान ब्रोमाइड निम्नीकरण अभिक्रिया कहते हैं। दैट्स द फाइनल रीजन, यही इसका अंतिम कारण होता है बेटा। इससे शॉर्ट क्वेश्चन भी पूछा जाता है, लघु उत्तरीय सवाल भी इससे पूछे जाते हैं। तो एक प्राथमिक एमीन जिसमें एक कार्बन कम हो, ठीक है, जिसमें एक कार्बन क्या होता है बेटा, तो जिसमें एक कार्बन कम होता है, ध्यान रखिएगा। और अगले सवाल पर चलते हैं प्यारे बच्चों। अगला सवाल कहता है कि गैब्रियल थैलीमाइड संश्लेषण में निम्नलिखित में से कौन सा अभिकर्मक का उपयोग किया जाता है? गैब्रियल थैलीमाइड अभिक्रिया में हम लोग किस का उपयोग करते हैं मेरे प्यारे बच्चों, ये बताइएगा। तो ध्यान रखिएगा, सबसे बड़ा अवयव जो गैब्रियल थैलीमाइड अभिक्रिया में हम लोग यूज करते हैं वो होता है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, क्योंकि बिना पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का ये पॉसिबल ही नहीं है, ये हो ही नहीं सकता है। तो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड बहुत जरूरी होता है, समझ रहे हो आप। तो यहां पर क्या होने वाला है प्यारे बच्चों, यहां पर आपका हो जाएगा KOH हो जाएगा मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, क्या होगा, KOH होगा। अब देखो बेटा जी कि प्रोटीन का इकाई क्या होता है, आपको मैंने कई बार बताया है कि प्रोटीन का यूनिट क्या होता है, मतलब प्रोटीन किस चीज से मिलकर के बना हुआ है। तो प्रोटीन जो होता है वो एमिनो एसिड से मिलकर के बना होता है, समझे सोनाली, सुरेंद्र, अनवर, राइट, सही है। तो यहां पर बेटा आपका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका एमिनो एसिड हो जाएगा। नेक्स्ट है यहां पर देखना कि एस्कॉर्बिक अम्ल किस विटामिन का नाम है, जरा बताइएगा। एस्कॉर्बिक अम्ल जो है वो किस प्रकार के विटामिन का नाम है, तो ध्यान रखिएगा एस्कॉर्बिक अम्ल जो है बेटा वो विटामिन क्या है, तो विटामिन, एस्कॉर्बिक अम्ल जो है प्यारे बच्चों वो विटामिन किसका नाम है, विटामिन सी का नाम है बेटा, किसका, विटामिन सी का नाम है। और नेक्स्ट है यहां पर कि पौधों में कार्बोहाइड्रेट का भंडारण का रूप कौन से पॉलीसेकेराइड के रूप में होता है, तो सेलुलोज के रूप में बेटा होता है। ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, सेलुलोज के रूप में होता है। अगले सवाल पर मूव करो बेटा कि पेट में प्रोटीन को कौन सा एंजाइम पचाता है। अगर हम लोग किसी प्रोटीन का सेवन करते हैं, जैसे कि बहुत सारा ऐसे भोजन कर लेते हैं जिसमें क्या होता है, प्रोटीन होता है, जैसे दाल हो गया, अंडा हो गया, बहुत सारे ऐसे फूड है जिसमें प्रोटीन होता है। तो उस प्रोटीन को पचाने का यानी डाइजेस्ट करने का काम ऐसे कौन से अवयव करते हैं, तो बेटा पेप्सिन करते हैं। कौन करते हैं, पेप्सिन, जो प्रोटीन को क्या करते हैं, पचाते हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा। पेप्सिन प्रोटीन को क्या करते हैं, तो प्रोटीन को पचाते हैं। अब है इसमें से कि कौन सा एक प्राकृतिक पॉलीमर है बेटा, इसमें से प्राकृतिक पॉलीमर आपको कौन नजर आ रहा है, तो देखिए यहां पर स्टार्च जो है ये एक प्राकृतिक पॉलीमर है, यानी कि प्राकृतिक बहुलक है, प्राकृतिक रूप से ये प्राप्त होते हैं, ठीक है। अगला सवाल कहते हैं प्यारे बच्चों यहां पर क्या कि इनमें से कौन सा थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है बेटा, इसमें से थर्मोसेटिंग प्लास्टिक कौन है, ध्यान रखिएगा। तो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है प्यारे बच्चों बेकेलाइट, क्योंकि बेकेलाइट को यदि आप एक बार गर्म कर दीजिएगा और उसके बाद अगर आप ठंडा करने के लिए जाइएगा या ठंडा कर भी करिएगा तो वो और ज्यादा हार्ड हो जाएगा। जैसे इलेक्ट्रिक स्विच होता है, आप ध्यान दिए होंगे कि इलेक्ट्रिक स्विच जब जल जाता है ना तो वो पहले से ज्यादा हार्ड हो जाता है। तो ये आपके थर्मोसेटिंग प्लास्टिक के रूप में आता है। और एक बात और, थर्मोसेटिंग समझिए और थर्मोप्लास्टिक, ये दो ऐसे टॉपिक है बेटा जहां से इनके अंतर पूछे जा सकते हैं। तो याद रखिएगा बेटा, इनको अपने को क्या करना है ना, लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय के लिए भी ध्यान रखना है। नेक्स्ट कहते हैं कि इनमें से कौन सा समबहुलक है बेटा, समबहुलक कौन है, तो ध्यान रखिएगा नाइलॉन 66 जो है ये समबहुलक है। और इनमें से कौन सा कृत्रिम मीठा पदार्थ करने वाला पदार्थ है प्यारे बच्चों, ऐसे कौन से तत्व है जो कृत्रिम रूप से क्या करते हैं, बनाए गए हैं और ये मीठा यानी कि मीठा स्वाद देता है, ठीक है जी। सर कौन सा पार्ट है, यानी कि आप बेटा पार्ट क्या है, ये केमिस्ट्री की आज पहली क्लासेस कर रहे हैं, इसके बाद हम लोग 5 बजे में वापस से एक दूसरी क्लासेस स्टार्ट करेंगे। इसमें पूरा का पूरा ऑब्जेक्टिव है ना, 5 है ना। अब 5 बजे में फिर आपको क्या करवाएंगे, उसमें और ऑब्जेक्टिव करवाएंगे, यानी कि ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव पूरा होने वाला है। 5 बजे शाम में जो क्लास करवाएंगे बेटा उसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के साथ साथ इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस करेंगे, इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस करेंगे और काफी सारे ऑब्जेक्टिव भी करने वाले हैं। तो ये तो आपका एक प्रॉपर ऑब्जेक्टिव के लिए है और उसमें पूरा मिक्स क्वेश्चंस करवाएंगे, ठीक है। तो 5 PM के लिए एकदम तैयार रहिएगा, पूरा फ्रेश हो जाएगा, इसलिए हम आपको थोड़ी देर में छोड़ देंगे, यानी कि 5 से 7 मिनट में आपको हम छोड़ देते हैं और उसके बाद आप लोग चले जाइएगा। इंग्लिश का पेपर एनालिसिस होगा, पेपर एनालिसिस में देख लीजिएगा कि कितना सही है कितना गलत है। उसके बाद जो है से आप लोग आराम से 1-1.5 घंटा तक ना आराम से करिएगा, रिलैक्स, बस खाना खा करके और थोड़ी देर के लिए ना अपने आप को सोने की प्रयास करिएगा। हो सके तो 1 घंटा सो लीजिएगा बीच में, हम तो कहेंगे सो जाइएगा 1 घंटा और सो करके उठिएगा। उसके बाद सोचिएगा कि हम एक पूरी तरीके से एकदम रिफ्रेश होकर के पढ़ रहे हैं। तो आपके माइंड में ये चीजें होनी चाहिए, बात समझ रहे हो, ये चीजें होनी चाहिए। तो आप बस इंग्लिश के एनालिसिस देख लेना और उसके बाद सो जाना जा करके, ठीक है। सर आप कहां से है बेटा, पृथ्वी पर से ही हो कहां से पृथ्वी पर से है, आ जाओ,
ठीक है, तो ये कौन होगा भाई? ये प्राकृतिक रूप से है कि कृत्रिम रूप से? कृत्रिम रूप से है तो यहाँ पर कौन होगा? ये कृत्रिम रूप से है ना, तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा कौन सा? कृत्रिम, कृत्रिम नहीं, यहाँ पर प्राकृतिक रूप से होना चाहिए, प्राकृतिक मिठास। यहाँ पर बेटा ये प्राकृतिक होना चाहिए, ठीक है, प्राकृतिक होना चाहिए। तो ध्यान रखना, प्राकृतिक में आपका कौन होगा? तो प्राकृतिक में जो है वो आपका फ्रक्टोज आता है। और नेक्स्ट सवाल है कि दर्द को कम करने के लिए कौन सी दवा की को हम लोग यूज करते हैं? जैसे आप लोग का ब्रेकअप हो जाता है, हालांकि फरवरी महीना चल रहा है, कितना का ब्रेकअप होगा कोई ठीक नहीं है, तो जब आपको दिल में दर्द उठता है तो उस दर्द को कम करने के लिए किस प्रकार की दवाई का यूज करते हैं? तो हम लोग वहां पर यूज करते हैं एनाल्जेसिक का। एनाल्जेसिक जब लेते हैं, एनाल्जेसिक ग्रुप का जब दवा लेते हैं तो हमारा दर्द आराम होता है, ठीक है। तब हमको लगता है कि नहीं, हम सिंगल ही थे, हम सिंगल ही बने हैं। आगे आओ, देखो यहां पर इनमें से कौन सा खाद्य परिरक्षक नहीं है? कौन सा यहां पर है जो खाद्य परिरक्षक नहीं है? खाद्य परिरक्षक का मतलब होता है जो खाना को कौन बचाने का काम नहीं करता। जैसे कि बहुत सारा ऐसा अवयव है जो खाने को बहुत लंबे समय तक बचाने का काम करता है, तो कौन सा ऐसा अवयव है जो खाना को बचाने का काम नहीं करता है? तो देखिए, पोटेशियम मेटा बाइसल्फाइड जो है ये खाना को बचाने का काम नहीं करता है, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या है? ऑप्शन नंबर बी है। और कठोर जल में सफाई के लिए किसे प्रयोग किया जाता है? तो ध्यान रखिएगा, कठोर जल में सफाई के लिए हम लोग यूज करते हैं अपमार्जक को यूज करते हैं। ध्यान रखिएगा, किसको? अपमार्जक को यूज करते हैं, जिसको डिटर्जेंट कहा जाता है, ये अपमार्जक है। और नेक्स्ट है कि एक चतुष्कोणीय क्रिस्टल में क्या होता है? तो प्यारे बच्चों, ए बराबर बी और सी के बराबर नहीं होता है। और अल्फा बीटा गामा बराबर में क्या होता है बेटा? तो अल्फा बीटा गामा बराबर में 90 डिग्री होता है, ये अपना कंडीशन है। और अगला सवाल है प्यारे बच्चों कि निम्नलिखित में कौन सा आदर्श विलयन के लिए गलत है? आदर्श विलयन के लिए क्या गलत बेटा? डेल्टा जी मिक्स बराबर में 0 होता है। निम्नलिखित में से कौन सा ग्राफ प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए को रिप्रेजेंट करता है? बेटा बताओ, इसमें से कौन सा ऐसा ग्राफ है जो प्रथम कोटि अभिक्रिया को यहां पर रिप्रेजेंट कर रहा है या फिर प्रथम कोटि अभिक्रिया को यहां पर बता रहा है? ये आपको यहां पर बताना है बेटा, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा यहां पर, ठीक है। नेक्स्ट सवाल है, अरे यार हाँ, तो प्यारे बच्चों अभी इतना ही रहने देते हैं, है ना, ज्यादा हम लोग इसको आपको परेशान नहीं करेंगे, ठीक है। आपको हम लगभग अभी बता देते कितना क्वेश्चन प्रैक्टिस करवा दिए हैं। हम आपको लगभग 204 क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाए हैं, आपको 204, यानी 204 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आपको करवाए हैं। आपको क्या करना है, इस पूरे को अच्छी तरीके से रिवीजन करना है। और उसके बाद अभी इंग्लिश का एनालिसिस देख लीजिए। इंग्लिश के एनालिसिस को देखने के बाद जो है आप क्या करिए प्यारे बच्चों, जाकर के थोड़ी देर सो जाइए। नींद अगर ना आए ना, तब पर भी बेटा थोड़ी सी ना अपने आप को रिलैक्स करने की कोशिश करो, क्योंकि पिछले आप फिजिक्स के पेपर था, फिर इंग्लिश का पेपर है, फिर आज केमिस्ट्री के पेपर है, तो बहुत ज्यादा हैप्टिक हो रहे हो आप लोग, तो थोड़ा सा आराम करो। इसलिए मैंने बीच में गैप रखा है, आप ही लोगों को सोचते हुए, आप ही लोगों को देखते हुए। नहीं तो हम चाहते तो लगातार पढ़ा देते, समझ रहे हो ना, लेकिन हम वैसा नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हम आपके हेल्थ को और आपको ज्यादा प्रायोरिटी देते हुए आगे बढ़ रहे हैं। तो इसलिए आप आराम से पहले जाकर के सो जाइए कुछ देर के लिए, फिर 5 बजे उठेंगे और बस लग जाएंगे, अब वापस से पढ़ेंगे, मस्त से पढ़ेंगे वहां पर। उस समय बेटा आराम से क्या करेंगे, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सारा करने वाले हैं। इंपॉर्टेंट शॉर्ट कॉलम जितना सेशन आपको करवा रहे हैं उतना सेशन आप कर लीजिए। मैं आज तक कभी नहीं कहा हूं कि ये क्वेश्चन आ जाएगा, लेकिन मैं वहां इतना जरूर कह सकता हूं कि इस सेशन से बेटा बाहर नहीं होगा। चाहे ये अभी वाला सेशन करिए, शाम के 5 बजे वाला सेशन कर लीजिए, और एक सुबह वाला जो सेशन होगा उसको जरूर कर लीजिएगा। इसके बाद आपका ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं होगा जो बाहर से पूछा जाए। 70 में से प्यारे बच्चों ऐसे आराम से 60 क्वेश्चन होगा जो आप आराम से इजिली कर सकते हो, आसानी से कर सकते हो, ठीक है। तो ध्यान रखना। तो ये चीजें है बेटा। बाद बाकी आज की सेशन को हम लोग यहीं पर अब समाप्त करते हैं, और आप लोग बस सो जाइए। अब इंग्लिश के एनालिसिस कर देखने के बाद और देख लीजिए कि कितना सही है कितना गलत है, और उसके बाद फिर मिलते हैं 5 बजे, ठीक है। तो आज के सेशन को प्यारे बच्चों हम यहीं पर समाप्त करते हैं, और मिलते हैं आप सभी प्यारे बच्चों से फिर एक नेक्स्ट सेशन यानी कि शाम के 5 बजे में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ।